All right, so we are discussing the Economic 450 of Vivek sir. Okay, and this is document for the especially UPSC prelims 2025. So if you are going to give the exam for the 2025 prelims, तो ये आप करके जाना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बताने की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, बट टोटल 450 एमसीक्यूज में आपकी इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, करंट अपडेट्स होंगे और कॉन्सेप्ट जो आपका हो गया वो कवर हो जाता है, मतलब एक होलिस्टिक रिवीजन हो जाता है आपका। ठीक है, तो अब तक हमने जो कवर किया 100 क्वेश्चन तक कवर किया, और हमारा सेकंड पिलर चल रहा है जो कि मनी एंड बैंकिंग, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट। तो इसका है जिससे आपको हर ईयर आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स में अराउंड 6 से 7 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 10 से 12 मार्क बनाने को आपको चांस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और हाँ, थोड़ा शेयर कर दीजिए, थोड़ा मतलब आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कंटिन्यू रखने के लिए। तो शेयर कर देना, शॉर्ट देख के तो उसको सब्सक्राइब करते हो, सब कुछ कर देते हो, लेकिन यहाँ पर आप लोग पता नहीं क्यों सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए अपना। तो हमने 100 क्वेश्चन तो इसे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, बट चलिए थोड़ा रिवीजन करते हैं, वार्म अप करते हैं। तो इट इज आस्किंग अबाउट द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंकोर इन्वेस्टर्स। और वन मोर थिंग दैट, कि मैं बाइलिंगुअल में समझाऊंगा, सो मतलब हिंदी वालों को भी थोड़ा उनको भी थोड़ा कंफर्टेबल हो, समझने में ईजी हो। ठीक है, और एक बात ये है कि थोड़ा सजेशन है हिंदी वालों के लिए, कि आप जो इकॉनमी है ना उसको आप कंप्लीटली हिंदी में पढ़ने का ट्राई मत कीजिए। आपका मेंस का जो इकॉनमी का टॉपिक है वो डिफरेंट है प्रीलिम्स से। तो प्रीलिम्स के कुछ जो टॉपिक्स हैं वो अलग है, मेंस के जो इकॉनमी के टॉपिक हैं वो अलग है। तो आप मेंस हिंदी में अपना ट्राई कीजिए, आप मेंस प्रिपेयर कीजिए फुल हिंदी में। बट जब प्रीलिम्स की बात आती है इकोनॉमिक क्वेश्चन की, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि आप इंग्लिश से हेट तो मत ही करना, क्योंकि हिंदी के ऐसे टर्म मार देगा ना वो एग्जामिनर कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, और वही इंग्लिश में आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक सजेशन था, हिंदी वाले अपने अकॉर्डिंग ले लेना। बाकी मैं ऐसा समझाऊंगा कि जहाँ इंग्लिश वर्ड भी बोलूंगा वहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो आप जब एग्जाम में जाओ, एग्जाम के डे मतलब, तो आपको उस दिन सब कुछ याद आ जाएगा, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंकोर इन्वेस्टर्स के बारे में पूछा गया है, तो इसको मैं थोड़ा एग्जांपल देकर समझाता हूँ, कभी नहीं बोलेंगे। जैसे जब आप कहीं एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं कि इसके ओपनिंग डेट पे बहुत बड़ा सेरेमनी लगाते हैं, बहुत लोगों को बुलाते हैं। ठीक है, हो सकता है आप अपने एरिया के एमएलए एमपी को भी बुलाएं। सॉरी। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि जिससे आपका बिजनेस चले ना, कुछ लोगों के बारे में, कुछ लोग उसके बारे में जाने, और मतलब उसकी थोड़ा मतलब आप प्रचार प्रसार करते हैं उसका जब स्टार्टिंग होता है। तो वैसे जब कोई कंपनी पहली बार आईपीओ रिलीज करती है, आईपीओ मैं पहले ही बता चुका हूँ, आईपीओ मतलब जब किसी कंपनी को फर्स्ट टाइम मार्केट से पैसा उठाना होता है, हम और आप लोगों से लोन लेना होता है, तो वो शेयर जब फर्स्ट टाइम इशू करती है मार्केट में, तब हम उसे आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, तब उसे आईपीओ आईपीओ कहते हैं। तो जब किसी कंपनी को फर्स्ट टाइम पैसा मार्केट से उठाना होता है और कंपनी को आईपीओ इशू करना होता है, तो कंपनी तो भाई फर्स्ट टाइम वो इशू कर रही है, उसको डर लगा रहेगा कि कोई इसको खरीदेगा मेरा शेयर कि नहीं खरीदेगा। तो क्या करेगी कंपनी कि कुछ म्यूचुअल फंड वालों को, कुछ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वालों को, ये जो बड़े बड़े नेटवर्थ जो इंडिविजुअल्स होते हैं, इनको बुलाएगी और कहेगी कि आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। तो इससे क्या होगा, जब वो लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम और आप जैसे लोग उनको देखकर गड्ढे में कूद जाएंगे। मतलब यही तो मतलब हुआ कि जब वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब बड़े बड़े नेटवर्क इंडिविजुअल्स या म्यूचुअल फंड वाले, जिनको हम कहते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, क्यूआईबी भी कहते हैं, या फिर हम कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो एक जैसे म्यूचुअल फंड क्या है, एक इंस्टीट्यूशन जैसा काम कर रहा है। तो ऐसे वो कई म्यूचुअल फंड वालों को कंपनी इनवाइट करती है कि आकर आप हमारे शेयर में, बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए, जिससे जो नॉर्मल पब्लिक है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, उनका भी थोड़ा मन करे इन्वेस्टमेंट करने का। तो इसी को इन्हीं लोगों को, जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वाले हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, मतलब बहुत, ये लोग बहुत ज़्यादा ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं ना। रिटेल इन्वेस्टर वालों को अगर 1 लाख जैसे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो इन लोगों का मिनिमम जो होता है वो 3 से 4 लाख होता है इन्वेस्टमेंट करने का। और जितना जैसे जितना परसेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में सब्सक्राइब हो जाता है, तो नॉर्मल पब्लिक समझती है कि यार इसमें तो बहुत बड़े बड़े लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये शेयर मार्केट या ये शेयर या ये बॉन्ड ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं यही इन्वेस्टर क्या कहलाते हैं, एंकोर इन्वेस्टर, या इनको आप एक वर्ड और दे सकते हो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम आईपीओ में सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं, जिससे नॉर्मल पब्लिक भी, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, वो भी अट्रैक्ट हो। ठीक है, तो अब देखते हैं एक एक ऑप्शन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि दे आर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ओके,
इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट इन स्टार्टअप, नो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर नॉट अ इंडिविजुअल ना, इंडिविजुअल नहीं, वो एक पूरा इंस्टीट्यूशन है। म्यूचुअल फंड क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है ना। ये जो बोल रहे हैं, इट इज ए मीनिंग ऑफ द एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, जैसे टाटा जी हो गए, अंबानी जी हो गए। तो ये पर्सनली क्या करते हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स को कैपिटल प्रोवाइड कराते हैं ना। तो ये डिफिनीशन हो गई एंजल इन्वेस्टर्स की, नॉट अ एंकोर इन्वेस्टर। एंकोर इन्वेस्टर क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आईपीओ में स्पेशली इन्वेस्ट करते हैं, स्टार्टअप्स में नहीं, आईपीओ में, किसी कंपनी के आईपीओ में। और एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं, वो होते हैं जो किसी स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है, तो उसमें वो कैपिटल इनिशियल स्टेज पर कैपिटल प्रोवाइड कराते हैं, जिससे वो स्टार्टअप आगे बढ़े। बाद में वो थोड़ा शेयर भी खरीद सकते हैं नेटवर्थ इंडिविजुअल उस स्टार्टअप का, ये ज़्यादा प्रॉफिट की डिमांड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा हमारा, फर्स्ट इज नॉट, फर्स्ट इज अबाउट द एंजल इन्वेस्टर। सेकंड कह रहे कि दे आर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर क्या, इन्वेस्टिंग इन फर्स्ट टाइम इन द स्टॉक मार्केट। ऐसा मतलब कोई भी नहीं। पहली बात तो एंकोर इन्वेस्टर्स आर नॉट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, एंड इफ समवन इज इन्वेस्टिंग फर्स्ट टाइम इन द मार्केट और शेयर एंड बॉन्ड, तो उसको कुछ भी बोल दे सकते हो, प्राइमरी इन्वेस्टर्स बोल सकते हो ना। तो इट इज नॉट अबाउट द एंकोर इन्वेस्टर्स। फिर कह रहे हैं दे आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ओके, हु इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स एंड अनलिस्टेड कंपनीज, नो। जो मैंने कहा कि एंकोर इन्वेस्टर कौन होते हैं, इंस्टीट्यूशनल तो होते हैं, बट वो स्टार्टअप में नहीं, किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। स्टार्टअप क्या है, स्टार्टअप जिसकी एज 10 ईयर से कम हो, ठीक है, और जो किसी एक इनोवेशन एरिया में काम कर रहा हो, कोई न्यू चीज में काम कर रहा हो, जिसका जो टर्नआउट हो वो कुछ लिमिट, जैसे 100 करोड़ था शायद, उससे कम हो, तो उनको स्टार्टअप कहते हैं। बट एंकोर इन्वेस्टर क्या है, जो कंपनी पहले से स्टेब्लिश है, बट वो पहली बार आईपीओ लॉन्च करने जा रही है, ठीक है, वो न्यू नहीं है स्टार्टअप की तरह। तो ये सी भी गलत है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि इट इज अ डिफिनीशन ऑफ द वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट इज आल्सो अ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और वो क्या करते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट, यही समझा देता हूँ, लास्ट वीडियो में भी समझाया था। जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वो लोगों से, मतलब हम और आपसे पैसा लेकर, वो बहुत रिस्की कंपनीज में, या जहाँ ज़्यादा उनको लगेगा कि इंटरेस्ट मिलेगा हमको, कुछ दिन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वहाँ पर वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो लार्ज पब्लिक से वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, पैसा लेते हैं, और वो हाई रिस्की कंपनीज में, हाई रिस्की बॉन्ड्स में, हाई रिस्की शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो दीज आर द वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट और म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। म्यूचुअल फंड भी शेयर बॉन्ड्स इसी में इन्वेस्ट करता है, और हम जैसे लोगों से पैसा लेता है, ठीक है, और आगे शेयर बॉन्ड में ये कंपनीज के इशू कर, मतलब इन्वेस्ट करते हैं। बट जो वेंचर कैपिटलिस्ट और म्यूचुअल फंड में ये है कि म्यूचुअल फंड बहुत, मतलब मॉडरेट लेवल का होता है, ये रिस्क का भी ध्यान रखता है। बट वेंचर कैपिटलिस्ट उसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें उनको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होगी, मतलब रिस्की होगी, लेकिन उनको लगेगा कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये रिस्की इन्वेस्टर्स होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। बट म्यूचुअल फंड्स वाले कौन से होते हैं, वो एक मॉडरेट रिस्क लेकर ही चलते हैं, वो रिस्क की कंपनी में ज़्यादा नहीं इन्वेस्टमेंट करते, ठीक है। तो अगर हम वेंचर कैपिटलिस्ट की बात करेंगे, तो इनको रिस्क ज़्यादा होता है, तो इनका इंटरेस्ट और प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है। म्यूचुअल फंड वालों का रिस्क कम होता है, तो प्रॉफिट भी वेंचर कैपिटलिस्ट से कम होगा, ठीक है। तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट का है। फिर फोर्थ देखते हैं, डी। There are they are institutional investors who are, okay, invited to invest in just before the initial public offer, just before the IPO, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट कि ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, और ये इनवाइट किए जाते हैं कंपनी से, जो कंपनी आईपीओ इशू करने वाली होती है, कि आइए और आप इन्वेस्ट कीजिए, जिससे नॉर्मल पब्लिक भी इन्वेस्ट करे, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट, ओके। तो डी इज करेक्ट। फिर देखते हैं, वैसे वो एक टर्मिनोलॉजी में भी याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, बट मैंने समझा दिया। 101 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं, दे आर मोर और लेस लाइक अ म्यूचुअल फंड, पर कुछ टेक्निकल डिफरेंस भी होती है, वो लास्ट में देखेंगे। तो अल्टरनेटिव जो इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ये एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, ठीक है। तो ये, जैसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हम आप सब लोग पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में क्या होता है कि हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स होते हैं, सोफिस्टिकेटेड मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेन हो, उनसे पैसा वो कलेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सही है, यही मैंने बताया कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से पैसा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वाले कलेक्ट करते हैं, जो कि प्राइवेटली ही होते हैं, बिल्कुल प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट होता है, हम आप सब लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे इंडियन हो या फॉरेनर हो, सब कर सकते हैं।
ठीक है, और रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और जैसे एंजल इन्वेस्टर्स हो गए या फिर हो गया वेंचर कैपिटलिस्ट, जो मैंने दोनों भी आपको बताया, ये दोनों आते हैं मतलब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो अगर मुझे ये बताना हो कि ए आई एफ मतलब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है, तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वाले क्या करते हैं कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वालों से पैसा कलेक्ट करके, ठीक है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वालों से पैसा कलेक्ट करके वो कंपनीज के शेयर बॉन्ड्स इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। और एक बात, शेयर बॉन्ड से ज़्यादा जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वाले होते हैं वो जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में मतलब बड़े बड़े मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज लार्ज फंड ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ एक ही एक मतलब किसी बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट कर दिया, कहीं लैंड खरीद लिया। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वालों का होता है, मतलब ये डायरेक्टली हो सकता है कि ओनरशिप भी होल्ड कर ले, ठीक है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वाले। बट म्यूचुअल फंड का क्या होता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, बॉन्ड्स हो गए, मतलब इनडायरेक्टली वो जनरल मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स में। तो ये म्यूचुअल फंड में ये डिफरेंस होता है। और म्यूचुअल फंड वाले हम और आप सबसे पैसा लेते हैं, बट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वाले क्या करते हैं, बड़े बड़े जैसे टाटा, अंबानी, अडानी या किसी कंपनी का सीईओ मैनेजर जो बड़े बड़े नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनसे पैसा ये कलेक्ट करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ये दोनों आप डिफरेंस याद रखेंगे। और हाँ, एक और मैं पॉइंट बता दूं, जो म्यूचुअल फंड है और अल्टरनेटिव फंड है ये दोनों अलग अलग रेगुलेशन से रेगुलेट किए जाते हैं सेबी के द्वारा, दोनों को सेबी ही रेगुलेट करती है। बट दोनों का अलग एक्ट, दो अलग रेगुलेशन है, अलग रेगुलेशन प्रिंसिपल है, दोनों एक नहीं है, ये याद रखेंगे आप। अगर कभी यूपीएससी कहे कि अल्टरनेटिव फंड्स आर रेगुलेटेड बाय म्यूचुअल फंड रेगुलेशन, सो नो, अल्टरनेटिव फंड्स आर regulated by the alternative fund regulation and mutual fund are under the mutual fund regulations, ओके। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इतना आप पॉइंट इसमें याद रखना, प्लीज भूलना मत। और सेबी ने क्या किया है कि देखिए, जब म्यूचुअल फंड की बात होती है तो सेबी कैसे कैटेगराइज करता है कि बॉन्ड में कुछ म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड शेयर ओरिएंटेड होते हैं कि वो शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे वो कुछ होते हैं कि हाइब्रिड होते हैं, शेयर और बॉन्ड दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जो अल्टरनेटिव फंड को जब सेबी को कैटेगराइज करना होगा तो वो 3 कैटेगरी में से कैटेगराइज करता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। फर्स्ट कैटेगरी में कौन आते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हो गए, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए, तो ये सब आते हैं। आपको ये याद नहीं रखना कि मतलब किस कैटेगरी में कौन आते हैं, बट ये याद रखिए कि सेबी का जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, सेबी ने उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को सेबी ने, ठीक है। तो आप देखते हैं इनके बारे में, कह रहे हैं कि इट इज प्राइवेटली पुल्ड, बिल्कुल सही है। इन्वेस्टमेंट व्हीकल स्टेब्लिश इन इंडिया रेगुलेटेड बाय सेबी एंड कैटेगराइज इन 3 मोड्स, ओके। तो फर्स्ट इज करेक्ट। फिर सेकंड करें, इट कलेक्ट फंड फ्रॉम द सोफिस्टिकेटेड मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आइदर फ्रॉम द इंडिया एंड फॉरनर्स, फॉरनर्स भी से भी ये पैसा लेते हैं एआईएफ वाले, और इंडियन से भी पैसा लेते हैं। फिर वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी बिल्डिंग्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बड़े बड़े कैपिटल मतलब बहुत ज़्यादा ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट हो गया, वो क्या है, एआईएफ है, मतलब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है ये एक, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर्स भी क्या है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ही है। तो ये तीनों यहाँ पे सही है, तो तीनों सही है, ओके। तो जितना मैंने बताया उतना याद रखोगे, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, विश्वास रखना सबसे बड़ी बात है। फिर कह रहे हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द टर्म क्राउड फंडिंग, क्राउड फंडिंग। तो क्राउड फंडिंग क्या है, मतलब क्राउड मतलब बहुत सारे लोग फंड कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट को, किसी आप कह सकते हैं किसी प्रोग्राम को, ठीक है। तो बहुत सारे लोग फंडिंग कर रहे हैं, तो क्राउड फंडिंग का आपने बहुत बार नाम सुना होगा। जैसे कई लोग सोशल मीडिया पर आते हैं आई एम सॉरी, थोड़ा हेल्थ का इशू है, सो सॉरी। हाँ, तो जैसे आपने देखा होगा कई लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे आते हैं कि आप हमें पैसा दीजिए, आप हमें डोनेशन दीजिए, हम स्कूल बना रहे हैं, कॉलेज बनवा रहे हैं, या फिर कैंसर के ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कैंसर का हॉस्पिटल खोल रहे हैं। तो वो क्या है, इट इज़ अ वे ऑफ क्राउड फंडिंग, कि क्राउड से बहुत ज़्यादा पैसा लेकर फिर वो किसी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी एक स्कूल बना रहे हैं, कॉलेज बनवा रहे हैं। तो ये क्राउड फंडिंग है, ठीक है। तो यही क्राउड फंडिंग, तो क्राउड फंडिंग को और भी क्या कहते हैं, मार्केट प्लेस फाइनेंसिंग भी कह सकते हैं। मार्केट प्लेस फाइनेंसिंग मतलब मार्केट से पैसा उठाते हैं बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल से, और किसी प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे डोनेशन एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया क्राउड फंडिंग का। डोनेशन आप कैंसर हॉस्पिटल के ओपन करने के लिए दे रहे हैं, या डोनेशन आप किसी मतलब रोड बनवाने के लिए दे रहे हैं, या और कहीं भी आप दे सकते हैं डोनेशन। तो दीज आर मतलब क्राउड फंडिंग एग्जाम्पल्स, बहुत क्राउड फंडिंग एग्जाम्पल्स आपने देखा होगा ना, तो ये आप याद रखेंगे। तो इनको आप क्या कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज मार्केट प्लेस फाइनेंसिंग, सही है। फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी आर रेज फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर, दैट आल्सो करेक्ट, ओके।
तो मतलब थोड़ा थोड़े लोग, जैसे मैंने 10 रुपया दिया, आपने 50 रुपये दिए, 100 रुपये किए, तो सोशल मीडिया पर जब पोस्ट पड़ी तो किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 100 दिया, किसी ने 10,000 दे दिया, अपने इमोशनल वैसे होने के कारण, ठीक है। इट इज अ मेथड ऑफ फाइनेंसिंग थ्रू इंटरनेट और सोशल मीडिया। तो ये आप तीनों याद रखेंगे, ठीक है। 1, 2 एंड 3, ऑल थ्री आर करेक्ट। So these all are example of crowd funding। और एक बात याद रखें, इट इज नॉट नेसेसरी कि क्राउड फंडिंग डोनेशन ही हो, कि मतलब उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हो सकता है कि क्राउड फंडिंग ऐसी हो जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट और कोई प्रॉफिट बाद में देने की बात भी कही गई हो, ठीक है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज इट इज लाइक अ डोनेशन और वन वे, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, नॉट नेसेसरी, बट नॉर्मल टर्म में तो ऐसा ही होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे पैसा लेने वालों की मतलब रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी इन द टर्म ऑफ कि मतलब कोई वो इंटरेस्ट देंगे आपके कैपिटल पे, ये बहुत कम होता है ना। तो ये आप याद रखें, और इंडिया में ये अलाउड है, क्राउड फंडिंग इज अलाउड इन इंडिया। ये भी आप याद रखना, आपने देखा होगा कई पोस्ट। तो 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट, ठीक है। तो अब इसमें ऑल ऑफ दी अबव है सही, मार लेना ऑल ऑफ दी अबव। हिंदी वालों समझ में आ रहा है ये बताना आप, ठीक है। क्योंकि भाई मैं एक्चुअली सब टर्म का ट्रांसलेशन भी नहीं कर सकता ना, मेरी भी प्रॉब्लम आप थोड़ा समझिएगा। बट आई एम श्योर कि समझ में तो आ रहा होगा, और जितना मैं डीप में बता रहा हूँ उससे आपको 20%, 30%, 40% कम भी आ रहा है, तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो, और आएगा ही क्वेश्चन। तो इसमें डी सही है। 103 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ईटीएफ। आपने कई बार नाम सुना होगा, मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसे गवर्नमेंट के पास बहुत सारी कंपनीज थी, ईटीएफ जब पहली बार न्यूज में आया, जैसे गवर्नमेंट के पास क्या है, कोल इंडिया लिमिटेड है, कई इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कई पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। तो ये बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट इनका डिसइन्वेस्टमेंट हमेशा हर बजट में कहती है कि हम इतना डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब हम कंपनी के शेयर का कुछ शेयर बेच देंगे, ठीक है। हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे मतलब किसी कंपनी में हमारा गवर्नमेंट की 100% शेयर होल्डिंग है, तो कहेंगे कि हम इसके 20% शेयर बेच रहे हैं पब्लिक में, ठीक है। तो इट इज अ कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, सो यू विल रिमेंबर दैट इट्स कॉल्ड द डिसइन्वेस्टमेंट। और जब किसी कंपनी का शेयर गवर्नमेंट 51% या मोर देन 50% शेयर सेल कर देती है, तो वो कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन, मतलब वो प्राइवेट हो गई है, वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, इट इज नॉट नो मोर पब्लिक कंपनी, नाउ इट्स अ प्राइवेट कंपनी। क्योंकि मोर देन 50% शेयर इज होल्ड बाई द प्राइवेट इंडिविजुअल और नॉट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इनको नीति आयोग क्या कहता है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब प्राइवेटाइजेशन को नीति आयोग क्या बोलता है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। क्यों बोलता होगा वो आपको पता है, कि भाई अगर प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे तो सीधा धक्का मारेगा ना लोगों को, कि अरे ये कंपनी बेच दिया गवर्नमेंट ने, वो कंपनी बेच दिया गवर्नमेंट ने। लेकिन जब स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट मतलब टर्म से खेलते हैं ना, तो फिर लगेगा कि नहीं अभी तो सब सही चल रहा है ना, तो इसीलिए तो उस पे आप मत जाइए। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज होती है ना, और गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट करने का हर साल प्लान बनाती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अगर एक एक कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट करने लगे कि हाँ पब्लिक सेक्टर बैंक में का 10% करना है, इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज का 20% शेयर बेचना है, कोल इंडिया का 25% बेचना है, और कई मतलब डिफेंस इंडस्ट्री का भी हो सकता है, कुछ और भी इंडस्ट्रीज का हो सकता है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री जो है, पीएसयू जो है, उनका शेयर बेचना है। तो एक एक का शेयर बेचने से अच्छा गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन सभी के शेयर की नेटवर्थ निकाली और उसको ईटीएफ में कन्वर्ट कर दिया। ईटीएफ मतलब मान लीजिए इन सभी कंपनीज के शेयर प्राइस 10 रुपए है, ठीक है। तो 10 रुपए के शेयर को उन्होंने ईटीएफ में कन्वर्ट कर दिया, मतलब सभी कंपनी के शेयर की प्राइस 10 रुपए थी, फिर उनको ईटीएफ में कन्वर्ट करके मान लीजिए 5 ईटीएफ 2-2 रुपए का बनाकर इन्वेस्टर को सेल कर दिया, ठीक है। हम और आप लोगों को सेल कर दिया उस कंपनी को। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पर आप एक ईटीएफ खरीद रहे हैं तो आप सभी कंपनी में कुछ ना कुछ परसेंटेज शेयर होल्डिंग ले रहे हैं, ठीक है। तो यही हो गया आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो ये जनरली यूज कैसे किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, आप कह सकते हैं कि आर ट्रेडेड लाइक अ स्टॉक्स, बिल्कुल स्टॉक जैसे आप नॉर्मल शेयर एंड बॉन्ड खरीदते हैं वैसे आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी शेयर मार्केट में सेल एंड बाय कर सकते हैं। कैन बी बाउट एंड सोल्ड थ्रू आउट द डे, दैट इज करेक्ट, मतलब आप थ्रू आउट द डे बाई सेलिंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का कर सकते हैं स्टॉक की तरह, क्योंकि वो स्टॉक को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है उधर ना। तो ठीक है, फिर करें एक्सचेंज, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कैन बी यूज एज अ व्हीकल फॉर डिसइन्वेस्टमेंट, यही गवर्नमेंट कर ही रही है, तो इट इज आल्सो करेक्ट। डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए शेयर, पब्लिक सेक्टर बैंक के शेयर को बेचने के लिए, जो शेयर्स हैं पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हो गए या पब्लिक सेक्टर जो पीएसयूज हो गए, उन सब के शेयर्स को बेचने के लिए पैसा आए जिसे, तो उन्होंने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्रिएट किया। फिर करें कि एक्सचेंज जो ट्रेडेड फंड है, जो ईटीएफ है,
ऑफर्स द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, मतलब रिस्क को कम कर देता है इन्वेस्टर के ऊपर, हमारे और आपके ऊपर रिस्क कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे सेंट्रल प्रोसेस आप कह सकते हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, या आप कह सकते हैं बहुत सारे पीएसयूज है, बहुत सारे पब्लिक कंपनीज का गवर्नमेंट ने एक साथ करके ईटीएफ में कन्वर्ट किया है। तो मतलब हो सकता है एक कंपनी लॉस में जाए तो 10 तो पॉजिटिव में ही है, तो आपका जो इन्वेस्टर्स है उसको रिस्क की बहुत कम रहता है ना उसमें, क्योंकि सारी कंपनीज गवर्नमेंट की एक साथ तो लॉस में नहीं जा सकती ना, ये बहुत कम पॉसिबिलिटी है। तो अगर 10 कंपनी लॉस में गई तो 20 पॉजिटिव में भी होंगे, तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, क्योंकि आपने एक ईटीएफ भी खरीदा है तो आपने सभी कंपनीज में कुछ ना कुछ परसेंटेज इन्वेस्ट कर रखा है गवर्नमेंट के, ठीक है। तो ये डाइवर्सिफाई करता है। तो 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ऑल ऑफ दी अबव। नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है, मैं समझा दूंगा आपको। ओके ओके, अब 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग इम्पैक्ट बॉन्ड्स। अब इम्पैक्ट बॉन्ड्स क्या है? इम्पैक्ट बॉन्ड्स मीन्स द बॉन्ड व्हिच रिपेमेंट इज बेस्ड ऑन द एग्रीड आउटकम्स। मतलब अगर कुछ आउटकम आता है उसका, जहां ये बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट होता है, तभी उसका इंटरेस्ट पेमेंट होगा या तभी उसका रिपेमेंट होगा, समझते हैं आप, ठीक है। मतलब बस इतना, लेकिन आप याद रखना कि इम्पैक्ट बॉन्ड क्या होते हैं? आउटकम बेस्ड होते हैं, या इम्पैक्ट को असेसमेंट करके ही उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा और उसका जो प्रिंसिपल्स होगा वो रिटर्न होगा, ठीक है। इतना आप पहले माइंड में आप पूरा बैठा लीजिए, फीड कर लीजिए कि ये सक्सेस पर बेस्ड होते हैं, कि कितना आपने जहां इन्वेस्टमेंट किया वो सक्सेस हुआ है, उसी अकॉर्डिंग आपको रिपेमेंट मिलेगा। तो अब थोड़ा समझते हैं इसको डिटेल में। जैसे मान लीजिए कोई पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, या आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कॉरपोरेशन या म्यूनसिपालिटीज हैं, तो वो लोग, उन लोगों को कोई एजुकेशन या कोई हॉस्पिटल या कोई स्कूल बनाना है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? वो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, या आप कह सकते हैं कि इम्पैक्ट बॉन्ड्स मार्केट में इशू करेंगे, ठीक है। मार्केट में इशू करेंगे किन लोगों के लिए? जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जैसे टाटा, अडानी, अंबानी, जो लोग मतलब ये चाहते हैं कि हमें थोड़ा इंटरेस्ट भी मिले और हम थोड़ा सोशल काम भी कर लें, थोड़ा लोगों की भलाई का भी काम कर लें। तो वो उन लोगों से वो पैसा लेकर आएंगे और ये स्कूल कॉलेज ये सब बनवाएंगे, ठीक है। फिर अगर ये स्कूल कॉलेज बनवाने के बाद ये उनका ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, पहले वो टाटा, अडानी, अंबानी पैसा दे देंगे वैसे, कि ले जाओ तुम ये कॉलेज बनाओ, स्कूल बनाओ, ठीक है, इस पैसे से। बाद में अगर ये जो भी प्रोजेक्ट है सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड से जो भी प्रोजेक्ट को फंड किया गया है, अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, अगर स्कूल बन के तैयार होकर पढ़ाई वढ़ाई होने लगती है, तो फिर उनके जो रिपेमेंट है, जो टाटा अडानी है, तो उनका रिपेमेंट हो जाएगा, जितना उन्होंने पैसा दिया होगा, जितना उन्होंने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया होगा, वो रिपेमेंट कर देगी, चाहे गवर्नमेंट कर दे या फिर हो सकता है कि वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन कर दे। तो फिर उनका रिपेमेंट होगा और उनको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट फेल्ड हो जाता है, नहीं चलता, तो फिर ना कोई रिपेमेंट होगा, ना आपको प्रिंसिपल भी मिलेगा। तो मतलब आपका आउटकम पर डिपेंड है। इस बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर वो प्रोजेक्ट चला तो फिर आपको रिपेमेंट मिलेगा, अगर नहीं चला तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये होते हैं इम्पैक्ट बॉन्ड्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट नहीं सब्सक्राइब करती, कि कौन सब्सक्राइब करता है इनको? प्राइवेट इंडिविजुअल या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आप कह सकते हैं, कि वो लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं जनरली, ओके। तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जैसे सब्सक्राइब करते हैं, जिनको थोड़ा सोशल सेक्टर में काम करना, थोड़ा भलाई का काम करना है, पुण्य कमाना है, तो इट इज सब्सक्राइब बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। फिर सेकंड कह रहे प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस द बॉन्ड इशुएंस, दैट इज करेक्ट। प्राइवेट सेक्टर विल बी फाइनेंस, प्राइवेट सेक्टर से ही पैसा लाते हैं। फिर थर्ड कह कि रिपेमेंट इज बेस्ड ऑन द एग्रीड आउटकम्स, दैट इज आल्सो करेक्ट। आउटकम बेस्ड होगा, सक्सेस बेस्ड होगा कि वो प्रोजेक्ट कितना सक्सेस हुआ, ठीक है। फिर कह रहे हैं दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू फंड सोशल एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, मीन्स स्कूल कॉलेज हेल्थ, इस पे फोकस करेंगे ज्यादा, तो दिस इज आल्सो करेक्ट। तो दैट कॉल द इम्पैक्ट बॉन्ड्स। तो इसमें कौन सा 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। थोड़ा भी याद रखोगे काम चल जाएगा, ठीक है। तो 2, 3 एंड 4। बाहर से आवाज आ रही है इसलिए थोड़ा 1 मिनट, ओके। वो थोड़ा बाहर से आवाज आ रही थी तो इसलिए बंद कर दिया था। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पर 2, 3 एंड 4 ये तीनों करेक्ट है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर यूपीएससी कहे कि जो ये इम्पैक्ट बॉन्ड्स होते हैं, या कोई भी इम्पैक्ट बॉन्ड, इम्पैक्ट बॉन्ड हो सकता है कि स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड हो, स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड जिसको गवर्नमेंट ने इशू किया था, अपनी ही गवर्नमेंट ने इशू किया था। स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड्स में क्या होगा? अगर गवर्नमेंट अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए यूपीएससी में, तो आप क्या करोगे उसमें? आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड,
तो मतलब इस बॉन्ड में क्या होगा कि बड़े बड़े लोगों से पैसा लेंगे या कई प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो होंगे वो पैसा डालेंगे ऐसे सेक्टर में और ऐसी जगह पे जहाँ कुछ लोगों को स्किल प्रोवाइड की जाएगी और उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा स्किल उनको दी जाएगी जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। फिर अगर ये सारा जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाती है, मतलब स्किलिंग हो जाती है लोगों की, जितना डिजायर है, हो सकता है कि पहले ही वो बोल दे सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड में या स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड में कि देखिए अगर मैं 1000 लोगों को स्किल प्रोवाइड करा के उनको जॉब दे देता हूँ तो फिर हमारा डिजायर जो है, जो हमारा आउटकम है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो सक्सेस रेट है बॉन्ड का वो हम मान लेंगे कि सक्सेस हो गया बॉन्ड। तो अब इसमें जिसको इन्वेस्टमेंट करना होगा वो करेगा, ठीक है। तो अगर जैसे टाटा हो गया, अडानी अंबानी या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो गए, वो इन्वेस्ट करते हैं इस बॉन्ड में। फिर अगर वो ऐसा ये पूरा जो क्राइटेरिया उन्होंने रखा अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये इस बॉन्ड में जो उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनको फिर उनका प्रिंसिपल भी मिल जाएगा और इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर ये क्राइटेरिया नहीं कंप्लीट हो पाती किसी प्रॉब्लम से तो उनको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों फंस सकता है। तो अगर यूपीएससी आपसे किसी भी ऐसे बोले कि स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड में क्या होगा, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड में क्या होगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बॉन्ड में क्या होगा, तो आप अपने जो कोर कॉन्सेप्ट पे उस पर स्टिक रहना कि हाँ यही सब में होगा। और अगर यूपीएससी, अगर आपने अभी तक ध्यान से सुना है मुझे, तो अगर यूपीएससी आपसे कहती है कि जो इम्पैक्ट बॉन्ड्स होते हैं वो उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो मार्केट बेस्ड होता है, तो वो इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि इनका मार्केट पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता इनसे, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो आउटकम बेस्ड है। आपको मिलेगा इंटरेस्ट कि नहीं मिलेगा, आपको रिपेमेंट होगा प्रिंसिपल का कि नहीं होगा, वो आउटकम बेस्ड है, वो सक्सेस बेस्ड है। तो मार्केट का इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यूपीएससी आपको यहाँ ट्रिक कर सकता है कि हाँ इनको इतना श्योर इंटरेस्ट मिलता है या फिर इनके इंटरेस्ट ज़्यादा फ्लैक्चुएट्स नहीं होते या गारंटीड इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो वहां पर आपको थोड़ा मतलब सोचना है और वो गलत होगा ऑप्शन, ठीक है। तो आप इनको जो इम्पैक्ट बॉन्ड है उनको आप कह सकते हैं नॉन मार्केटेबल बॉन्ड्स, क्योंकि दीज आर द बॉन्ड्स इज नॉट फॉर द बाइंग सेलिंग ना, जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उसी के पास रहेगा और उसी को पैसा मिलेगा अगर सक्सेस होता है प्रोजेक्ट। तो अब यहाँ पर 2 3 and 4 आर करेक्ट। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अब क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। फिर कह रहे हैं कि 105 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग श्योरिटी बॉन्ड्स। श्योरिटी जैसे वर्ड क्या कह रहा है, श्योरिटी बॉन्ड्स मतलब किसी चीज की गारंटी ले रहा है, श्योरिटी दे रहा है। तो मान लीजिए कि ये आप हैं, पी नाम है आपका, और आपने कोई रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया या आप चाहते हैं कि कोई रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आपको गवर्नमेंट दे दे। तो आपको अगर रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो गवर्नमेंट कहेगी कि देखिए मैं आपको पर कैसे बिलीव कर लूं कि आप वो रोड जितना क्राइटेरिया है वो फुलफिल करते हुए बना देंगे। जैसे गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया रखा कि 10 दिन में, ठीक है, 10 दिन में, और ये क्वालिटी होनी चाहिए रोड की, इससे क्वालिटी से कम नहीं होनी चाहिए और 10 दिन में ये रोड बनकर तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट को कैसे बिलीव होगा कि हाँ आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, और नहीं फुलफिल करेंगे तो आप पर कोई चार्जेस लगेगा, कोई आपको पेनाल्टी लगेगी। तो गवर्नमेंट कहेगी कि एक काम करो, अगर आप आप जाकर किसी पब्लिक सेक्टर बैंक से या इंश्योरेंस कंपनी से या एनबीएफसी से जाओ और श्योरिटी बॉन्ड्स लेकर आओ कि अगर तुम नहीं कंप्लीट कर पाते ये प्रोजेक्ट डिफाइंड क्वालिटीज में, तो वो जो आपके श्योरिटी देगा हम उससे पैसा वसूल करेंगे, हम उस पर पेनाल्टी लगाएंगे, हम कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस पी को जाना पड़ेगा किसी बैंक एनबीएफसी के पास, श्योरिटी बॉन्ड्स लाकर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि हाँ ये श्योरिटी है, इस कंपनी ने या इस बैंक ने या इस इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे सपोर्ट किया है कि हाँ मैं कंप्लीट कर लूंगा। तो फिर गवर्नमेंट आपको प्रोजेक्ट दे देगी और आप बनाना तैयार कर देंगे, ठीक है। तो दीज कॉल द श्योरिटी बॉन्ड्स। सो अब देखते हैं ऑप्शन, कह रहे हैं कि इस जो इंश्योरेंस कंपनीज आर अलाउड टू इश्यू श्योरिटी बॉन्ड्स फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, दोनों अलाउड है। फिर कह रहे हैं इट कैन बी यूज एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द बैंक गारंटी, वही है ना, बैंक गारंटी हो गई या श्योरिटी बॉन्ड्स हो गया, दो बोथ आर सेम। और सब्स्टिट्यूट मतलब एक के जगह पे दूसरे का यूज किया जा सकता है, हिंदी वाले। सब्स्टिट्यूट, अब बैंक गारंटी तो ये तो पता होगा कि बैंक गारंटी क्या होती है इसका हिंदी। बट जो ये सब्स्टिट्यूट होता है उसका मतलब कि एक की जगह पे मतलब सियोरिटी, जो सियोरिटी बॉन्ड की जगह पे बैंक गारंटी यूज कर सकते हैं और बैंक गारंटी की जगह पे सियोरिटी बॉन्ड्स यूज कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि सियोरिटी बॉन्ड्स जो होते हैं और बैंक गारंटी जो होती है वो दोनों सेम है। हिंदी वालों इतना ही समझ लो। फिर तो 1 and 2 आर करेक्ट। फिर थर्ड सेंगे इट विल रिड्यूस इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्टर्स, दैट इज आल्सो करेक्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो कॉन्ट्रैक्टर्स की होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो 1 2 and 3 बोथ आर करेक्ट, ओके।
अब हम 106 पर चलते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। ठीक है, बुलियन किसको बोलते हैं? गोल्ड को ना, गोल्ड को ही जनरली बोलते हैं, जो फिजिकल गोल्ड होता है, गोल्ड की जो ईंट जैसी होती है ना, ब्रिक्स जैसे होते हैं, उनको बुलियन बोलते हैं। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट याद करके ही चलते रहेंगे। तो कह रहे हैं कि इट हैज बीन लॉन्च इन द गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर गुजरात। तो इट इज करेक्ट। ठीक है, इट इज करेक्ट, आप ये फैक्ट है याद रखेंगे। ठीक है, फिर सेकंड कह रहा है कि इट इज द फर्स्ट सच बुलियन एक्सचेंज इन द कंट्री टू ट्रेड फिजिकल गोल्ड। दैट इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखेंगे कि बुलियन एक्सचेंज का है, गिफ्ट सिटी गुजरात में बनाया गया है, और यहाँ पर फिजिकल गोल्ड में ट्रेड होगा। ठीक है, जो कंट्री का फर्स्ट है, तो दोनों यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, फिर आप ये याद रखेंगे, एक बार यूपीएससी ने पूछा कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट या जो गोल्ड इंपोर्ट है वो इंडिया कहाँ से सबसे ज्यादा करता है। तो आप याद रखेंगे स्विट्जरलैंड से हम बहुत ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। और अगर हम गोल्ड इंपोर्ट कैटेगरी में देखें तो हमारा जो पोजीशन है वो सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट है जो चाइना सबसे ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट करता है, सेकंड में हम सबसे ज्यादा गोल्ड इंपोर्टर हैं वर्ल्ड में। ठीक है, तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। सी नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, बाकी इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। फिर 107 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टर्म अपॉइंटमेंट ऑफ आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर को कैसे अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, इसमें एक ही स्टेटमेंट सही होगा, तो जो सही होगा उसी को हम देखकर आगे बढ़ जाएंगे, गलत पर जाने की कोई जरूरत नहीं। तो इसका आंसर फर्स्ट ही सही है। कह रहे हैं कि एज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाइल अपॉइंटिंग नॉट एक्सीडिंग 5 years एंड एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो जो आप इतना याद रखें कि जो आरबीआई गवर्नर होता है वो उसके री अपॉइंटमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक बार टर्म कंप्लीट हो तो दूसरी बार भी उसको री अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप याद रखें, जैसे शक्तिकांता दास जी का री अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, और उनका जो टर्म कितना होता है 5 years, मैक्सिमम 5 year वो गवर्नर रह सकते हैं। लेकिन अगर हम एज अ कन्वेंशन देखें, एज अ प्रैक्टिस देखें, तो एक टाइम पे 3 साल के लिए ही अपॉइंट किया जाता है, फिर उसके बाद टर्म जो होता है वो एक्सीड किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर 2 पॉइंट याद करने की बात थी कि इनका री अपॉइंटमेंट हो सकता है, एलिजिबल होते हैं री अपॉइंटमेंट के लिए, और दूसरा आपको क्या बात थी कि 5 year इनका टर्म्स होता है। ठीक है, 5 years का। तो ये फर्स्ट इज करेक्ट, बाकी अभी आगे देखेंगे जो इनके बारे में देखना होगा। फिर 108 कह रहे हैं कि बैंक्स रिक्वायर प्रायर अप्रूवल। 1 मिनट। हाँ, कह रहे हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहे हैं कि बैंक रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब मान लीजिए ये एसबीआई है, तो अगर ये अपने डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट कर रहा है तो मतलब आरबीआई का रिकमेंडेशन या अप्रूवल जरूरी है। तो इट इज करेक्ट। ठीक है, अगर आरबीआई एसबीआई मान लो या कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक वहां पर ले लीजिए, तो ये आपको मान लीजिए आईसीआईसी है, तो अगर वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए या डायरेक्टर्स हो गए उनका अपॉइंटमेंट करता है या टर्मिनेशन करते हैं, दोनों में आरबीआई का अप्रूवल जरूरी है। तो ये फर्स्ट आप फैक्ट है, याद रखेंगे। ठीक है, सेकंड कह रहा है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स लाइक एसबीआई इज अंडर डुअल रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई। दैट इज आल्सो करेक्ट। यहाँ पर आपको याद रखना है कि मैनेजमेंट कह रहे हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक का मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे, या फिर उनका चेयर मतलब गवर्नर कौन कौन होगा पब्लिक सेक्टर बैंक का। एसबीआई का मान लेते हैं, एसबीआई एग्जाम्पल में लेते हैं, तो एसबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन लोग होंगे, ये दोनों डिसाइड करते हैं। आरबीआई भी डिसाइड करेगा और गवर्नमेंट का भी रोल होता है। फिर एसबीआई का गवर्नर कौन होगा, इसमें भी दोनों का रोल होता है। तो मैनेजमेंट में दोनों का रोल होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों, ये फर्स्ट स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना और सेकंड भी याद रखना कि तो इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 1 मिनट। ओके, तो इसमें हमारा सी सही हो जाएगा, दोनों वहां पर सही था। और एक मैं आपको और बात बताता हूँ, अगर किसी बैंक का मर्जर करना हो, अगर दो बैंक चाहते हैं कि हम साथ में आ जाए, तो तब भी आरबीआई का अप्रूवल जरूरी होता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, या किसी बैंक को वाइंड अप करना हो, वो चाहता है कि हम अब बैंक नहीं चलाएंगे यार, मन भर गया मेरा, तब भी आरबीआई का अप्रूवल जरूरी है। तो ये आप सब याद रखेंगे कि आरबीआई के पास बहुत ज्यादा पावर होती है। और ये सारी पावर जो आरबीआई को मिलती है वो कहाँ पर मिलती है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो हुआ 1949 में, ये सारी जो रेगुलेटिंग पावर होती है बैंकों की, आरबीआई जो रेगुलेट करता है वो इसी एक्ट के अंडर करता है। इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों को समझ में आया होगा। फिर
9 जो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कह रहा है आरबीआई इज होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक है अपना, उसके सारे शेयर्स जो है वो किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। एंड बिकॉज द ऑल शेयर इज होल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टेडली डिक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर। यहाँ स्टेडली है इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट कि बिकॉज इट इज होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन द सरप्लस ऑफ द आरबीआई, मतलब जो बेनिफिट होगा आरबीआई का, जो प्रॉफिट होगा, उसका कुछ परसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी ओनर है। ठीक है, तो सेकेंड इज इनकरेक्ट बट फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड इनकरेक्ट क्यों है? कह रहा है स्टेडली डिक्रीज हुआ है लास्ट 5 ईयर में। डिक्रीज नहीं हुआ है, बल्कि वो बहुत ऐसे फ्लैक्चुएट हुआ है, जो सरप्लस ट्रांसफर करना होता है आरबीआई को गवर्नमेंट को। और ये किस एक्ट के अंदर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है हमारा जो आरबीआई एक्ट है वो बोलता है, आरबीआई एक्ट बोलता है। ठीक है, और एक बात याद रखिए, जो आरबीआई जब इस्टेब्लिश हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, उस टाइम पे आरबीआई का जो शेयर था उसमें केवल 4% के अराउंड ही गवर्नमेंट के पास था। लेकिन 1948 में क्या किया, गवर्नमेंट ने सारा शेयर प्राइवेट सेक्टर से बाय कर लिया और 100% शेयर ओनर हो गई आरबीआई का। ओके, हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो ये याद रखेंगे। तो ओनली वन आर करेक्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा है 110 में कह रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई, तो देखते हैं। अब कह रहा है कि आरबीआई एक्ट 1934 जो है स्पेसिफाई टू कीप सम कंटेंजेंसी बफर। सम कंटेंजेंसी बफर मतलब कि अगर कहीं मिसमैच हो जाता है, मतलब मनी सप्लाई का इशू हो जाता है, या जो एक्सचेंज रेट है उसमें मिसमैच हो जाता है, तो आरबीआई के पास कुछ बफर होना चाहिए इन सब जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनसे डील करने के लिए। ठीक है, तो यस इट इज करेक्ट अंडर द आरबीआई एक्ट, इट इज स्पेसिफाइड। आरबीआई को ये डायरेक्ट किया जाता है कि आरबीआई कुछ बफर मेंटेन करे जो इकोनॉमी को इन सारी प्रॉब्लम से बचा कर रखे। ठीक है, तो फर्स्ट इज करेक्ट। फिर सेकंड कह रहे हैं कि आरबीआई एक्ट 1934 स्पेसिफाई दैट द सरप्लस नीडेड टू बी ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट इज हाउ आई सेड बिफोर इन द फर्स्ट क्वेश्चन इवन, कि आरबीआई 100% गवर्नमेंट ऑन करती है, इसीलिए आरबीआई एक्ट 1934 कहता है कि इसके जो सरप्लस हैं या इसका जो प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंट ओनर को जाएगा। तो ओनर इस केस में कौन है? गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, तो 1 एंड 2 आर करेक्ट। फिर कह द ट्रांसफर ऑफ सरप्लस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रिजल्ट इन इन्फ्लेशन। देखिए ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो 1 एंड 2 आर करेक्ट। कह रहे हैं कि अगर आरबीआई से पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है तो ये इन्फ्लेशन ला सकता है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो आरबीआई के पास था तब तक वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं था। ठीक है, आरबीआई के पास जब तक पैसा था तब तक वो मनी सप्लाई के पार्ट नहीं था। क्योंकि मनी सप्लाई क्या होती है? मनी सप्लाई इज इक्वल टू करेंसी और कॉइन्स विद द पब्लिक, आइदर इन द कैश और इन द बैंक डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक। हिंदी में मनी सप्लाई उसको कहते हैं जितना पैसा पब्लिक के पास, जनता के पास होता है, चाहे वो अपने पास कैश में रखी हो या किसी बैंक में डिपॉजिट कर रखी हो, उतना ही मनी सप्लाई का पार्ट होता है। तो जब आरबीआई के पास था तब वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं था। ठीक है, बट जैसे वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर हुआ, जैसे वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर हुआ तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी, किसी प्रोजेक्ट में देगी, तो लोगों के पास वो पैसा जाएगा, तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और मनी सप्लाई इंक्रीज होने से क्या होता है? इन्फ्लेशन हो जाता है, डिमांड साइड इन्फ्लेशन हो जाता है ना, मतलब लोग डिमांड ज्यादा करेंगे प्रोडक्ट की, तो क्या हो जाएगा? उस प्रोडक्ट का प्राइस जो हो जाएगा उसको बढ़ा जाएगा या बढ़ाना पड़ेगा या बढ़ जाता है। ठीक है, तो इट क्रिएट द डिमांड साइड इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो दिस इज करेक्ट, 1 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो डी आर करेक्ट। फिर देखते हैं 111 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिक्विडिटी क्राइसिस इन डेब्ट मार्केट्स। डेब्ट मार्केट्स में, एक मिनट रुकिए। ओके, तो देखते हैं, कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लिक्विडिटी क्राइसिस। लिक्विडिटी क्राइसिस मीन्स पैसे की कमी हो गई, सिंपल समझ में, टर्म में समझिए, पैसे की कमी हो जाए जब डेब्ट मार्केट में। डेब्ट मार्केट्स मीन्स द लोन मार्केट, बॉन्ड्स मार्केट, शेयर मार्केट, सब में बोल सकते हो कि जब इनमें पैसे की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है। देखते हैं, कह रहा है कि इट मे कॉज्ड ड्यू टू डिफॉल्ट्स इन द डेब्ट मार्केट्स।
कह रहे हैं कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है डेब्ट मार्केट में, तो हो सकता है कि डेब्ट मार्केट में जो मनी सप्लाई की है वो कमी हो जाए या लिक्विडिटी की कमी हो जाए। बिल्कुल सही है। अगर कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है, कोई जब करप्शन निकल के आता है ना, शेयर मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में आपने देखा होगा, तो फिर सभी लोग पैनिक होकर शेयर को सेल करने लगते हैं और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। कोई इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहता और शेयर्स को क्या करने लगते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर सेल करके भागने लगते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि अभी मार्केट नीचे जाएगा। तो और जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट भी नहीं करते, तो इससे क्या होगा, डेब्ट मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कंपनीज को पैसा ही नहीं मिलेगा। ठीक है, और फिर वो इफेक्ट करता है उनके पूरे फंक्शनिंग को। तो फर्स्ट इज करेक्ट, कोई डिफॉल्ट हो गया तो। सेकेंड कह रहा है इट मे बी कॉज्ड ड्यू टू एफपीआई रनिंग आउट ऑफ इंडियन मार्केट्स। ये एफपीआई क्या होते हैं वो तो आपके पता ही होगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं। कुछ फॉरेनर्स भी होते हैं जो इंडियन शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, वो भी लोन प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को, बॉन्ड के बॉन्ड के मतलब कह सकते हैं कि बॉन्ड के द्वारा, थ्रू द बॉन्ड्स। ठीक है, तो अगर एफपीआई जो है वो सेल करके भागने लगे इंडियन मार्केट से, तो क्या होगा, सेल का जो वो बॉन्ड की प्राइस होगी वो या शेयर्स की जो प्राइस होगी वो कम होती जाएगी मार्केट में। और जब कम होगी तो जो इंडियन इन्वेस्टर्स होंगे वो भी पैनिक होंगे। ठीक है, और जब वो पैनिक होंगे तो न्यू इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये ओवरऑल कहाँ लेकर जाता है, ओवरऑल ऐसा हो जाता है कि लोग अपने, कैश होगा लोगों के हाथ में, वो सेल करके कैश अपने हाथ में रख लेंगे, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और जब इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो जो कंपनीज हैं जो बॉन्ड और शेयर इशू कर रही है उनको पैसा ही नहीं मिलेगा, और जब पैसा ना मिले मार्केट से तो वही तो लिक्विडिटी क्राइसिस हो गई, वही तो पैसे की कमी हो गई उस मार्केट में, लोन लेन देन मार्केट में। ठीक है, तो ये भी सही है। फिर सेकंड करें, इट मे रिजल्ट इन द हार्डनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट। में मतलब हो सकता है कि जो आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट हार्ड कर दे। हार्ड करने का मतलब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दे, जिससे लोन क्या हो जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा इकोनॉमी। ठीक है, तो हो सकता है ये। तो थर्ड इज करेक्ट, तो फर्स्ट ही करेक्ट था। ठीक है, फिर 1 2 एंड 3 सही है। फिर कहें आरबीआई में डू ओपन मार्केट ऑपरेशन टू रिजॉल्व द लिक्विडिटी क्राइसिस। बिल्कुल, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अ वे थ्रू विच आरबीआई क्या करता है, बाय करता है, सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, बाइंग एंड सेलिंग करता है, जिससे कि लिक्विडिटी जो है मार्केट में वो बनी रहे एक लेवल तक, एक एवरेज लेवल ऑफ लिक्विडिटी मार्केट में बनी रहे। तो जब अगर मान लीजिए कि आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करने लगेगा, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई बाय करेगा और पैसा पब्लिक को देगा, तो मनी सप्लाई क्या होगी, मार्केट में इंक्रीज होगी। और जब मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो वो जो पैसा मिलेगा वो लोग क्या करेंगे, शेयर बॉन्ड्स, तो डेब्ट मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या था, ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव था उसमें, टेंशन नहीं लेने का। फिर 112 कहते हैं, कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द आफ्टर इफेक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। हमको पता है 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ। डीमोनेटाइजेशन मतलब क्या होता है, विड्रॉइंग द लीगल टेंडर ऑफ मनी। लीगल टेंडर मीन्स द कंपल्सन दैट दिस मनी विल बी यूज्ड इन द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया इज विड्रॉन। आफ्टर सम टाइम दिस मनी विल बी नो वर्थ, इसकी कोई वर्थ नहीं होगी, और ये मनी अब मनी की तरह नहीं यूज किया जाएगा कुछ दिन बाद, तो वही हो गया, विड्रॉ कर लिया गया। लीगल बैकअप जो है कि हाँ इस मनी को मनी की तरह यूज क्यों किया जा रहा था, क्योंकि इसके पीछे एक लीगल बैकअप था। लेकिन जब वो लीगल बैकअप विड्रॉ कर लिया गया, लीगल बैकअप गवर्नमेंट ने खुद खत्म कर दिया, तो इसके मतलब अब वो केवल पेपर बन के रह गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यही हुआ था 500 एंड 1000 सीरीज नोट्स में। ठीक है, तो कह रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन का क्या इफेक्ट हो सकता है इकोनॉमी पर। फर्स्ट कह रहा है कि आरबीआई लाइबिलिटी वुड रिड्यूस टू द एक्सटेंट द ओल्ड जो नोट्स थे डज नॉट कम टू द बैंकिंग सिस्टम। दैट्स करेक्ट। आरबीआई की जो लाइबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ बैंक नोट जो ओल्ड सीरीज वाले बैंक नोट जिनका डिमोनेटाइजेशन हुआ था, अगर वो वापस नहीं आते तो आरबीआई को 2000 की नोट वापस नहीं देनी पड़ेगी, तो उसकी लाइबिलिटी कम हुई कुछ, और ये आरबीआई की प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, तो आरबीआई की लाइबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। हैव यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, देखिए जो भी मार्केट में रुपीज हैं, जो करेंसी नोट थे, वो सब लाइबिलिटी किसकी है, आरबीआई की है। दीज ऑल आर दी लाइबिलिटी ऑफ द आरबीआई। तो अगर मार्केट से कुछ पैसा रिटर्न नहीं होता, आरबीआई के पास वापस नहीं आता, तो आरबीआई को की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जिसे आप लोन लेते हैं, जब आप लोन लेते हैं तो वो आपकी लाइबिलिटी है, और जब आप वो लोन दे रहे हो किसी से, तो वो आपका एसेट हो जाता है। दोनों में डिफरेंस समझिएगा।
ठीक है, लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है और कुछ दिन बाद आपको लोन भी रिटर्न करना पड़ता है। ठीक है, तो इट इज अ लोन इज लाइबिलिटी फॉर यू, बट इफ यू आर गिविंग द लोन समवन देन इट इज एसेट बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू अर्न सम इंटरेस्ट एंड आफ्टर सम टाइम यू विल गेट द प्रिंसिपल रिटर्न आल्सो। ओके, तो ये याद रखेंगे। तो फर्स्ट इज करेक्ट होगा। फिर सेकंड कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम द होल्डर्स ऑफ इलिसिट ब्लैक मनी, कुछ लोग जो ब्लैक मनी होल्डर्स कर रहे थे उनका जो वेल्थ होगा, उनका जो पैसा होगा ट्रांसफर हो जाएगा पब्लिक सेक्टर में। दैट्स आल्सो ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू। ओके, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने क्या कहा था डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे कि अगर ब्लैक मनी है तो आपके ऊपर अब टैक्स लगेगा, और जब गवर्नमेंट टैक्स उस पर लेगी तो वो कहाँ पर जाएगा, अल्टीमेटली वो पब्लिक को बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो डिमोनेटाइजेशन से क्या हुआ, कुछ ब्लैक मनी जो बाहर आई उन पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाकर रेवेन्यू जनरेट किया और उससे कई सारे प्रोजेक्ट भी में भी इन्वेस्ट किया होगा, तो अल्टीमेटली पब्लिक के पास गया। कह रहे हैं कि डिक्रीज इन लाइव लिक्विडिटी, ये भी सही है। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो क्या हुआ कि सभी लोग अपना पैसा गवर्नमेंट में जमा कर, वो बैंक में जमा करने के लिए भागे और चेंज कराने के लिए भागे। तो जमा कराने के लिए जब बैंक में गए तो जो ये पैसा पब्लिक के पास था, जो मनी सप्लाई मार्केट में थी, वो कहाँ पर चली गई, बैंक में चली गई। तो मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब लिक्विडिटी जो मार्केट में वो कम हो जाएगी क्योंकि डिपॉजिट इंक्रीज हो गया। तो थर्ड इज आल्सो करेक्ट, टू इज आल्सो करेक्ट, वन इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, तो डी इज करेक्ट। ओके, तो ऑल ऑफ दी वर करेक्ट। फिर देखते हैं 113 नंबर। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी बेस ऑफ एन इकोनॉमी। अब थोड़ा समझना पड़ेगा कि मॉनेटरी बेस होता क्या है। आपको रियल टर्म में अगर मैं बहुत इजीली समझाऊं तो मॉनेटरी बेस आप उससे कह सकते हैं जो एक्चुअल में आरबीआई करेंसी इशू करता है, या जितना भी रियल फिजिकल करेंसी मार्केट में है, दैट इज कॉल्ड द मॉनेटरी बेस। हो सकता है कि आरबीआई ने 10,000 करोड़ रुपए इशू कर रखे हो, तो दिस इज द मॉनेटरी बेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, दैट कॉल्ड द मॉनेटरी बेस। तो एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, मॉनेटरी बेस इज इक्वल टू करेंसी, करेंसी एंड कॉइन विथ पब्लिक। ठीक है, करेंसी एंड कॉइन्स विथ पब्लिक प्लस करेंसी एंड कॉइन्स विथ बैंक प्लस, ठीक है आप याद रखेंगे, डिपॉजिट ऑफ बैंक विथ आरबीआई, दिस कॉल द मॉनेटरी बेस। ओके, जितना पैसा पब्लिक के पास है और बैंक के पास है और कुछ बैंकों ने जो आरबीआई में जैसे सीआरआर हो गया ऐसे डिपॉजिट कर रखा है, इन तीनों को मिलाकर कहेंगे कि हम ये मॉनेटरी बेस है, या आप इसको कह सकते हैं यम जीरो, या आप इसको कह सकते हैं हार्ड मनी, मतलब इतना पैसा है। ठीक है, इकोनॉमी में रियली में इतना पैसा एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो ये होगा मॉनेटरी बेस। ठीक है, अब हम देखते हैं। कह रहा है कि करेंसी डज, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, दैट इज करेक्ट। वो फॉर्मूला आप तो याद ही होगा कि मॉनेटरी बेस इज इक्वल टू करेंसी विद द पब्लिक प्लस करेंसी विद द बैंक्स प्लस डिपॉजिट ऑफ द बैंक्स विद द आरबीआई। तो करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद द पब्लिक इज पार्ट ऑफ मॉनेटरी बेस, बिल्कुल सही। कह रहे हैं वॉल्ट केस ऑफ कमर्शियल बैंक, हमने देखा था करेंसी एंड कॉइन्स विद द बैंक्स, so दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ मॉनेटरी बेस। फिर कह रहे हैं कि डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स विथ आरबीआई, दैट इज मीन सीआरआर, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ मॉनेटरी बेस। तो ये आप तीनों याद रखेंगे कि मॉनेटरी बेस के पार्ट हैं, यूपीएससी ऐसे ही पूछेगा आपको। ठीक है, तो तीनों याद रखेंगे, उसमें ज़्यादा आपको बाल के खाल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, 114 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, देखते हैं, कहे रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले समझते हैं रिजर्व मतलब होता क्या है। देखिए, अगर किसी को मान लीजिए एसबीआई है, अगर एसबीआई के पास 200 रुपये डिपॉजिट में आया तो वो पूरा 200 रुपये तो लोन नहीं दे देगा ना। वो क्या करेगा कि उसके कुछ परसेंटेज अपने पास रखेगा, मान लीजिए 20 रुपये इसका रखता है और 180 ही वो लोन में देगा किसी को, ठीक है, जो डिपॉजिट आएगा। तो दिस 20 रुपीज विल बी कॉल्ड एज अ रिजर्व। एंड व्हाई दिस 20 विल बी कीप बाय द आरबीआई, बिकॉज एसबीआई क्यों रखेगा ये 20 रुपये, क्योंकि उसको डे टू डे बिजनेस भी देखना, हो सकता है कोई पैसा निकालने आ जाए, ठीक है, हो सकता है कोई डिपॉजिटर कुछ पैसे वापस लेने अपना आ जाए। तो अगर उसका टोटल मान लीजिए एसबीआई के पास 200 रुपये डिपॉजिट में आता है तो उसका पूरा 200 का 200 वो लोन नहीं दे देगा, उसके कुछ परसेंट रिजर्व में रखेगा। रिजर्व मीन्स कैश फॉर्म में रखेगा। हो सकता है ये जो 20% है, ये 20 रुपीज है वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दे, हो सकता है कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ले,
लेकिन वो किसी को लोन में नहीं देगा एसबीआई, क्योंकि अगर कोई पैसा निकालने आ जाता है, अगर कोई अपना डिपॉजिट मांगने आ जाता है, तो डे टू डे बिजनेस तो एसबीआई का चलना ही चाहिए ना। तो दिस 20 विल बी कॉल्ड द रिजर्व, और ये रिजर्व हो सकता है कि कुछ परसेंट ये आरबीआई के पास भी चला जाए, जिसको हम कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो ये कुछ आरबीआई के पास, तो ये भी बैंक के रिजर्व का ही पार्ट होता है सीआरआर। ये एसएलआर क्या होता है, ये भी बैंक के रिजर्व का पार्ट ही होता है। तो अगर आप कोई बोले कि सीआरआर हो गया या एसएलआर हो गया, व्हाट आर दे, तो दे आर द रिजर्व ऑफ द बैंक्स, रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं ऑल डिपॉजिट ऑफ पब्लिक कॉल द रिजर्व। नहीं यार, पूरा डिपॉजिट जो पब्लिक बैंक्स में कोई होता है या उसको पूरे के पूरे को रिजर्व नहीं कहते। जो आपका डिपॉजिट माइनस लेंडिंग का जो डिफरेंस होता है, दैट कॉल द रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ओके, तो सेकंड कह रहा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी हेल्ड बाई बैंक्स, दे आर पार्ट ऑफ द रिजर्व। मैंने बताया ना कि जो यहाँ पर 20 रुपीज रिजर्व में रखा था, हो सकता है कि वो बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दे। ठीक है, तो दे आर द पार्ट ऑफ द रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। फिर एक कैश हेल्ड बाय द बैंक्स इन देयर वॉल्ट्स, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द रिजर्व। कुछ कैश में भी रखेगा, सारा तो पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रिजर्व का नहीं इन्वेस्ट कर देगा ना बैंक, कुछ कैश में रखेगा जिससे कोई अगर पैसा निकालने आता है तो उसको मिल जाए। फिर कह रहे हैं मनी डिपॉजिट विद द आरबीआई, दैट इज सीआरआर, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ रिजर्व। तो ये याद रखेंगे आप। ठीक है, तो 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट, बी इज करेक्ट। नहीं समझ में आएगा बताइए। फिर 115 कह रहा है मनी कैन बी क्रिएटेड इन द इकोनॉमी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेज, किस तरीके से मनी इकोनॉमी में क्रिएट किया जा सकता है, मनी को इकोनॉमी में क्रिएट किया जा सकता है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं अब। कह रहा है फर्स्ट कह रहा है कि फुल रिजर्व बैंकिंग, फुल रिजर्व बैंकिंग, फुल रिजर्व बैंकिंग मतलब क्या, रिजर्व मतलब मैंने समझा दिया कि डिपॉजिट और लैंडिंग का जो डिफरेंस होता है, जो बैंक अपने पास रखता है या कुछ आरबीआई के पास रखता है या कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करता है या कुछ वॉल्ट कैश रखता है, दैट कॉल द रिजर्व। तो अगर फुल रिजर्व होगा, फुल रिजर्व मतलब क्या कि लैंडिंग हो ही नहीं रही है, जितना डिपॉजिट आता है एसबीआई के पास वो अपने पास ही रख लेता है। फुल रिजर्व यही तो हुआ ना कि सारा का सारा डिपॉजिट माइनस लेंडिंग, तो डिपॉजिट अगर 100 रुपये आया माइनस जीरो, लेंडिंग कर ही नहीं रहा है, एंड दैट इज रिजर्व। डिपॉजिट माइनस लेंडिंग दैट इज रिजर्व। तो यहाँ पर रिजर्व कितना हो गया, 100 टोटल रिजर्व हो गया। ठीक है, तो अगर मनी का क्रिएशन करना है इकोनॉमी में, अगर मनी क्रिएशन मतलब क्या होता है, इसके लिए अब आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, उसके लिए वेट कीजिए। ओके, अब चलो मैं दिखाता हूँ आपको और समझाता हूँ कि मनी क्रिएशन जो होता है वो इकोनॉमी में कैसे होता है। मनी क्रिएशन, अगर मान लीजिए यहाँ पर, ये मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ आपके लिए, अगर होता हो तो, नहीं हो रहा है, इतने पे ही समझने का ट्राई कीजिएगा। अगर किसी बैंक, एक बैंक वन है, उसके पास 100 रुपये डिपॉजिट में आता है। ठीक है, रुकिए 1 मिनट, आप ये समझ लीजिए कि ये आरबीआई है। ठीक है, उसने 100 रुपये की नोट मतलब प्रिंट किया, 100 रुपये की नोट प्रिंट किया और उसने आपको दे दिया, आपको उसने दे दिया, और आपने क्या किया, बैंक वन में गए और आपने 100 रुपये डिपॉजिट कर दिया। तो जो ये मनी आरबीआई ने क्रिएट किया, जो प्रिंट किया है, यहाँ पर क्रिएट नहीं प्रिंट किया जो स्पेशली में, उसको आप हम कहेंगे हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मतलब ये फिजिकल नोट है, ये प्रिंट किया गया है इसे। ठीक है, यही हाई पावर्ड मनी है। इसको आप बोल सकते हैं हाई पावर्ड मनी या M0, या मैंने जो पहले बताया था ना मॉनिटरी बेस, इसी को आप मॉनिटरी बेस भी बोल सकते हैं। तो हाई पावर्ड मनी, M0 और मॉनिटरी बेस तीनों सेम है। तो दीज आर द मनी व्हिच आर एक्चुअली, एक्चुअली मतलब सच में आरबीआई ने प्रिंट किया वो मनी है। अभी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो मान लीजिए आरबीआई ने, मैंने जैसे कहा कि आरबीआई ने क्या किया, 100 रुपये प्रिंट किया और आपको दे दिया, और आपने क्या किया, उसको ले जाकर बैंक वन में 100 रुपये डिपॉजिट कर दिए। तो अगर बैंक ने, वन ने 100 रुपये आपने डिपॉजिट किया, बैंक ने कितना लोन दिया, वन ने 90 रुपये लोन पर दे दिए, तो मतलब कितना बचा लिया, 10 रुपये बचा लिया। 10 रुपये, तो 10 रुपये ये रिजर्व हो गया, मतलब 10% रिजर्व हर, आप कह सकते हैं कि हर लेवल पे 10% रिजर्व है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि अगर बैंक कहे कि हम 10% रिजर्व रखेंगे, तो अगर 100 रुपये डिपॉजिट होता है तो 90 रुपीज ही लोन में जाएगा, और 10% मतलब 10 रुपये रिजर्व में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, आप सोचिए। अब ये जो 19 रुपीज होगा ना, जैसे देखो 100 रुपये आपने डिपॉजिट किया, फिर पहले वाले बैंक ने किसी को लोन में दिया होगा 90 रुपीज, तो वो 19 रुपीज अब कहीं ना कहीं से फिर से बैंक के पास ही आ जाएगा। मान लीजिए वो 90 रुपीज लेकर गया
जिसको पहले वाले बैंक ने लोन में दिया था, ठीक है, 1 मिनट, जिसको इसने लोन में दिया वो 19 रुपीज किसी इंडस्ट्रियल के पास गया, इंडस्ट्रीज या बिजनेसमैन के पास गया, उसने उस बिजनेसमैन ने क्या किया, सैलरी दिया, कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट किया, फिर उन लोगों ने मिल जहां मतलब सैलरी जिसको दिया उन लोगों ने आकर 90 के 90 रुपए बैंक टू में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, बैंक टू में डिपॉजिट कर दिया उन लोगों ने, और 10% अगर रिजर्व है तो कितना कट जाएगा, 9 रुपए फिर से रख ले जाएंगे, और बैंक टू क्या करेगा, 9 रुपए रख के 81 रुपए फिर से लोन दे देगा, मतलब बैंक टू ने क्या किया, 81 रुपए लोन दे दिया फिर से। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल मनी क्रिएशन, ये यहाँ पर छोड़ दीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल मनी क्रिएशन इस सिचुएशन में कितना हुआ, तो पहले सोचिए, पहले आपने जो बैंक वन में आपने जो डिपॉजिट किया था वो 100 रुपए है, ठीक है, आप सोच रहे हैं कि हाँ मेरे बैंक में 100 रुपए मेरे पड़े हुए हैं, लेकिन वो तो अब वहां ऐसे जो कॉलम बना है वहां पर लिख दिया गया है 100 रुपए, आपकी नोट जो आपने लेकर गए थे वो तो नहीं जमा है ना, वो वैसे रखी नहीं है, क्योंकि उसने बैंक वन ने लोन दे दिया 90 रुपीज उस पे, लेकिन यह है कि हाँ आपका 100 रुपए बैंक में डिपॉजिट है, और जब आप जाएंगे तब आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है, जो आपने डिपॉजिट कर रखा है। फिर अगर आप दूसरे वाले से पूछेंगे तो वो कहेगा कि नहीं 90 रुपए मेरा भी डिपॉजिट है, लेकिन रियल में क्रिएट कितने हुई मनी, रियल में जो मनी आरबीआई ने प्रिंट किया था वो तो 100 ही थी, लेकिन वो काम कितने का की, 100 रुपए मेरे अकाउंट में डिपॉजिट है, 90 रुपए किसी दूसरे के अकाउंट में डिपॉजिट है, वही मनी घूम रही है टोटली, फिर 81 रुपए किसी और के अकाउंट में डिपॉजिट है, तो वो 100 रुपए कितने मनी क्रिएट कर रहा है, 100 रुपए कितना मनी क्रिएट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द मनी क्रिएशन, ठीक है, जो हार्ड पावर्ड मनी से कितने मनी क्रिएट हो रही है, दैट कॉल द मनी क्रिएशन, यहाँ मनी क्रिएट ही तो हो रही है, आप मेरे अकाउंट में 100 रुपए है, फिर जिसको मतलब मेरे वाले बैंक ने मेरा पैसा लोन पे दिया वो भी लेकर गया होगा, किसी बैंक में डिपॉजिट किया होगा, या उसने जहां पर खर्चा किया होगा कहीं शॉपकीपर को दिया, शॉपकीपर वाले ने अपने वाले बैंक में डिपॉजिट किया, तो वो भी सोचेगा कि हमारे अकाउंट में 90 रुपीज है, फिर उसका 81 लोन में चला जाएगा, तो 81 लोन में जाएगा तो वो भी जब खर्च करेगा जो लोन जिसको दिया है, तो फिर वो जब जिसको खर्च करके दिया होगा वो डिपॉजिट करेगा, तो वो भी समझेगा कि मेरे अकाउंट में 81 रुपए है, लेकिन मेन रूप से रुपए कितने क्रिएट हुए, 100 ही तो नोट प्रिंट हुए थे, लेकिन वो काम कितने का कर रहे हैं, 100 रुपए, फिर 90 रुपए वो दूसरा वाला सोच रहा है, फिर 81 तीसरा वाला सोच रहा है, तो इतने हुए, तो आप जब ऐसे ऐसे अगर 10% रिजर्व रख रहे हो तो ऐसे ऐसे करेंगे तो ये जो टोटल डिपॉजिट हो जाएगा बैंक में, जो टोटल डिपॉजिट हो जाएगा वो 1000 का हो जाएगा, लेकिन हाई पावर्ड मनी कितनी क्रिएट हुई थी, 100 रुपए की क्रिएट हुई थी, 100 रुपए ही फिजिकल नोट में है, लेकिन टोटल डिपॉजिट कितना हो गया, 1000 रुपए का वो काम कर रहा है, अगर 10% रिजर्व है तो हर लेवल पर 10% रख रहे हैं तो 1000 रुपए तक ये डिपॉजिट दिखाएगा, ठीक है, ऐसे डिपॉजिट लैंडिंग डिपॉजिट लैंडिंग डिपॉजिट लैंडिंग करते करते, ठीक है, तो ये 1000 तक आपको दिखाएगा, और ये 1000 जो है इसको हम बोलते हैं M3 टोटल मनी, ठीक है, M3 बोलते हैं, ठीक है, और हाई पावर्ड मनी क्या होता है, M0 जितना प्रिंट किया, ठीक है, और जब इन दोनों को जब भाग करते हैं, ओके, दैट जो आएगा उसको हम कहेंगे मनी मल्टीप्लायर, मतलब कितना है यहाँ पर मनी मल्टीप्लायर, 10, 10x या 10 बोल रहे हो, 10 मतलब कि 100 रुपए जो मनी प्रिंट हुई थी वो 10 गुना 10 गुना ज्यादा क्रिएट कर रही है मनी, तो टोटल 1000, ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं, आप बताइएगा जरूर, दैट इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर, ओके, हैव यू गॉट माय पॉइंट। तो मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमी में कब इंक्रीज होगा, जब ये डिपॉजिट लेंडिंग डिपॉजिट लेंडिंग डिपॉजिट लेंडिंग चलता रहे तभी, अगर आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर जो हाई पावर्ड 100 रुपी क्रिएट हुई, वो ले मैं ले गया, मुझे वो 100 रुपए आरबीआई ने दिया और मैं ले गया डिपॉजिट कर दिया, लेकिन अगर ये लोन ही ना दे तो फिर ये सब तो होगा ही नहीं ना, फिर मनी मल्टीप्लायर कितना रह जाएगा, 100 ही मतलब रह जाएगा, जितना मनी क्रिएट हुई उतना ही, ठीक है, तो यहाँ पर मनी मल्टीप्लायर कम हो गया, ठीक है, लेकिन अगर ये डिपॉजिट लेंडिंग डिपॉजिट लेंडिंग डिपॉजिट लेंडिंग चलता रहेगा तो मनी मल्टीप्लायर या मनी क्रिएशन क्या होगा इकोनॉमी में, ज़्यादा होगा, ओके, तो ये आप याद रखेंगे, तो ये मुझे समझाना था, अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, और एक बात, अगर फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग होगा तभी आप कह सकते हैं कि ये क्रेडिट क्रिएशन या जो मनी क्रिएट हो रही है तभी हो गई, अगर फुल रिजर्व बैंकिंग है तो नहीं होगी, कैसे, अगर यहाँ पर ये 100% कर दे, जो रिजर्व है वो 100% कर दिया जाए तो जितना डिपॉजिट आएगा उतना रिजर्व में चला जाएगा, मतलब लैंडिंग ये सेक्शन बढ़ा ही नहीं तो ये भी नहीं होगा, तो जब 100% रिजर्व होगा
तो फिर मनी मल्टीप्लायर जो होगा वो 1 हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि फिर उसमें मनी क्रिएशन उस इकोनॉमी में नहीं होगा। अगर मनी क्रिएट करना है इकोनॉमी में तो मनी मल्टीप्लायर क्या होना चाहिए एटलीस्ट मोर देन 1 होना चाहिए, तभी मनी क्रिएट होगी इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये आप फैक्ट याद रखें कि अगर मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमी में तभी होगा जब सॉरी मनी क्रिएशन इकोनॉमी में तभी होगा जब मनी मल्टीप्लायर मोर देन 1 होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और मोर देन कब होगा 1? जब ये लैंडिंग डिपॉजिट चलेगा और जो रिजर्व है वो 100% से कम होगा। अगर 100% रिजर्व होगा तो फिर मनी क्रिएशन नहीं होगा इकोनॉमी में। और मनी क्रिएशन मैंने समझा दिया कि मैंने पैसा बैंक को दिया, बैंक ने मेरे पैसे को कुछ परसेंट रख के जो रिजर्व कहते हैं किसी और को लोन दे दिया। अब जिसको उन्होंने लोन दिया उसने उस पैसे को खर्च किया होगा, फिर जब पैसा खर्च किया तो किसी के पास गया, और उन लोगों ने जब बैंक को डिपॉजिट किया तो उनके पास मतलब वो सोचेंगे कि मैंने मतलब अपने बैंक में कितना पैसा जमा कर दिया। मान लीजिए यहाँ पर जैसे वो सोचे 90 रुपीज और मैं सोच रहा हूँ कि 100 रुपीज, तो लेकिन मनी तो क्रिएट आरबीआई ने 100 ही की थी। ठीक है, समझ में आया होगा तो बताइएगा, नहीं तो इस पर पूरा वीडियो लगेगा मुझे लगता है। ठीक है, ओके। तो कह रहे हैं कि मनी कैन बी क्रिएटेड इन द इकोनॉमी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेज, किस वेज से मनी क्रिएट किया जा सकता है इकोनॉमी। फुल रिजर्व बैंकिंग होगा तो मनी क्रिएट ही नहीं होगी, 100% रिजर्व में ही चला जाएगा। डिपॉजिट लेंडिंग नहीं होगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। यस, फ्रैक्शनल मीन्स कुछ परसेंट ही डिपॉजिट का रिजर्व में जा रहा है, बाकी लोन में जा रहा है। तो दैट इज 2 इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, ये याद रखेंगे। और मनी मल्टीप्लायर का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो याद ही रखेंगे। मनी मल्टीप्लायर आप क्या कह सकते हैं कि M3 इज इक्वल टू M0, या आप इस यहाँ पर यह मनी सप्लाई भी लिख सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मनी सप्लाई और M0 क्या है, हार्ड पावर्ड मनी, मतलब जितना आरबीआई ने प्रिंट किया है। बताइए अगर नहीं समझ में आएगा तो। फिर 116 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनी मल्टीप्लायर, वही आ गया मनी मल्टीप्लायर। देखते हैं मनी मल्टीप्लायर, मैंने पहले ही बता दिया था क्या होता है। मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू M3 मतलब टोटल जो मनी क्रिएट हुई है इकोनॉमी में, और फिर हाई पावर्ड मनी मतलब M0 या मॉनेटरी बेस भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि इट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक्स। कह रहे हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट अगर बैंक का इंक्रीज होगा तो मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा। अगर रिजर्व हमने ये देखा कि रिजर्व जब इंक्रीज होता है तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। आप ये ऐसे इसको भी समझ सकते हैं कि जब CRR SLR इंक्रीज होगा, CRR SLR जब इकोनॉमी में उसके परसेंटेज इंक्रीज होंगे तो जो लोन दे सकता है बैंक को कम हो जाएगा। ठीक है, और जब लोन देना कम हो जाएगा तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगी, मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ठीक है, या जैसे मैंने अभी बताया था कि जब 100% रिजर्व हो जाता है तो फिर या जब फुल रिजर्व हो जाता है तो मनी मल्टीप्लायर 1 हो जाता है। और 1 मनी मल्टीप्लायर जब होता है तब इकोनॉमी में कोई मनी क्रिएशन नहीं होता। मोर देन 1 नेसेसरी है अगर इकोनॉमी में मनी क्रिएशन करना है तो। ठीक है, और अगर इकोनॉमी में मनी क्रिएशन करना है तो जो रिजर्व होना चाहिए वो फ्रैक्शनल रिजर्व होना चाहिए। कभी 100% रिजर्व होगा तो मनी क्रिएशन इकोनॉमी में नहीं होगा। कुछ पॉइंट है ये याद रखेंगे, ये स्ट्रीम है बट सही है। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ठीक है, फिर कह रहे हैं इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक्स। बिल्कुल सही बात है, अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक्स की जो है वो इंक्रीज होता है। मैं फॉर्मूला आपको जो बताया था, अगर फॉर्मूला भी याद रखेंगे तो हो जाएगा। क्या था देखते हैं। तो मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू टोटल मनी, आप या मनी क्रिएटेड बोल सकते हैं या फिर बोलते हैं मनी सप्लाई ही बोल देते हैं। ठीक है, बोल देते हैं मनी सप्लाई अपॉन M0 हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी वेज। ठीक है, अब इसको हम इधर लेकर आते हैं तो आप कह सकते हैं कि मनी सप्लाई इज इक्वल टू M0 इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर। तो ये सेकंड कह रहा है कि इट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक्स। ओके, कह रहे हैं कि जी मनी मल्टीप्लायर ये डिक्रीज होगा जब रिजर्व रिक्वायरमेंट होगा वो बैंक में इंक्रीज होता जाएगा। दैट इज करेक्ट। ठीक है, अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट बैंक में इंक्रीज होता है तो वो डिक्रीज होगी। इसका ये इनकरेक्ट हो गया था, ये करेक्ट है हमारा कि जब CRR एंड SLR इकोनॉमी में इंक्रीज होता है तो लोन का अमाउंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है जितना बैंक लेंड कर सकता है। ठीक है, फिर थर्ड कह रहे हैं कि इट इंक्रीजेज विथ मॉनेटरी वेज। अगर मॉनेटरी वेज इंक्रीज करेंगे तो कह रहे हैं मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज हो जाएगा। देखिए मॉनेटरी वेज अगर हम हाई पावर्ड मनी को कह रहे हैं कि हाई पावर्ड मनी को इंक्रीज करेंगे, हाई पावर मतलब जो 100 रुपये वहां पर था, अगर वो कह रहे हैं कि हम इंक्रीज कर देंगे तो मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज हो जाएगा।
देखिए ये नेसेसरी नहीं है। मनी मल्टीप्लायर तभी इंक्रीज होगा जब डिपॉजिट लेंडिंग डिपॉजिट लेंडिंग डिपॉजिट लेंडिंग चलता रहेगा। हाई पावर्ड मनी से मनी मल्टीप्लायर नहीं इंक्रीज होता, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो थर्ड इज करेक्ट, इनकरेक्ट, सॉरी, गलत है। सेकेंड इज ओनली करेक्ट, ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट। फोर्थ कह रहा है इट डिक्रीज विथ मॉनेटरी वेस। कह रहे कि अगर मॉनेटरी वेस डिक्रीज हो जाएगा, मतलब हाई पावर्ड मनी डिक्रीज हो जाएगा, मतलब प्रिंटिंग जितना मनी आरबीआई ने प्रिंट किया है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज आल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया मनी मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन द डिपॉजिट लैंडिंग, ठीक है, रिजर्व रिक्वायरमेंट। ये मॉनेटरी बेस जो हो गया वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता इस पे, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ओनली 2 आर करेक्ट इन दिस, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। तो मनी मल्टीप्लायर अगर इंक्रीज करना है तो यूपीएससी का पीओ की तक क्या करना चाहिए, तो बैंकिंग हैबिट जो है वो इंक्रीज करनी चाहिए कि जिससे लोग डिपॉजिट करें, लोन लेने आए, तो इससे मनी क्रिएशन इकोनॉमी में ज्यादा होगा, ठीक है। तो वो याद रखना। 117 देखते हैं। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज मॉनेटरी वेस्ट। मॉनेटरी वेस्ट मतलब हाई पावर्ड मनी कब इंक्रीज होगी। हाई पावर्ड मनी मतलब मॉनेटरी वेस्ट का मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो भी आप याद रख सकते हैं कि करेंसी विद द पब्लिक, करेंसी विद द बैंक, प्लस करेंसी एंड क्वाइंस या करेंसी ऑफ द बैंक्स विद द आरबीआई। तो जितना बैंकों ने आरबीआई के पास रखा जैसे सीआरआर या करेंसी एंड क्वाइंस विद द पब्लिक, चाहे वो कैश में हो या उनके अकाउंट में हो, या और करेंसी विद द बैंक या इंटर बैंक डिपॉजिट हो, ये सब मॉनेटरी वेस्ट का एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो करें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज मॉनेटरी वेस्ट। मॉनेटरी वेस्ट कब इंक्रीज होगा, हाई पावर्ड मनी कब इंक्रीज होगी, ये भी कह सकते हैं, या प्रिंटिंग मनी कब इंक्रीज होगी। कह रहे क्रिएशन ऑफ मोर क्रेडिट बाई बैंक्स। देखिए मैंने कहा हाई पावर्ड मनी मतलब आरबीआई मनी कब ज्यादा प्रिंट करेगा, ये क्रेडिट पे नहीं डिपेंड करता ना, वो तो आरबीआई पे डिपेंड करेगा। तो ये इनकरेक्ट हो गया कि क्रेडिट क्रिएशन जो होता है वो हाई पावर्ड मनी को नहीं इंक्रीज करता। क्रेडिट जो क्रिएशन है आप कह सकते हैं क्रिएशन ऑफ मनी को इंक्रीज करता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि पब्लिक विड्रॉइंग मोर कैश फ्रॉम द बैंक्स। देखिए जब मैंने मॉनेटरी वेस आपको समझाया था, देखिए ये कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं है तभी ये मतलब थोड़ा आपको मैं पूरा समझा भी नहीं पाता। तो मैंने कहा था करेंसी विद द पब्लिक प्लस करेंसी विद द बैंक्स प्लस करेंसी ऑफ बैंक्स विद द आरबीआई। तो अगर पब्लिक विड्रॉ कर रही है मनी बैंक से अपने पास, तो मॉनेटरी बेस पे तो कोई चेंज हुआ नहीं ना, जितना था उतना ही तो रहेगा ना। यहाँ से केवल पैसा ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पर ये मॉनेटरी बेस पर कोई भी इम्पैक्ट ही नहीं डालेगा, ठीक है। यहाँ से मनी यहाँ आ जाए, यहाँ से मनी यहाँ चला जाए, इससे इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये आप सिंपल टर्म में समझिए कि पब्लिक विड्रॉ करती है, खर्च करती है, डिपॉजिट करती है, लैंडिंग करती है, इससे आरबीआई ने जितना मनी प्रिंट कर रखा उससे कोई उस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा ना। इससे ये नहीं होगा कि आरबीआई ने अगर 100 रुपए प्रिंट कर रखे हैं तो वो 200 हो जाएंगे, 200 नहीं होंगे वो, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे। फिर कह रहे हैं मनी मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मनी मल्टीप्लायर मैंने बता दिया था डिपॉजिट लैंडिंग पे डिपेंड करेगा और बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल पर डिपेंड करेगा कि कितना लोग बैंक यूज कर रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं और एक बात और मैंने बताया था करंसी मतलब जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है उस पर भी डिपेंड करता है। तो 3 ये पॉइंट याद रखना। फर्स्ट कह रहा है करेंसी डिपॉजिट रेशियो। करेंसी डिपॉजिट रेशियो करेंसी डिपॉजिट रेशियो पर डिपेंड करेगा ही करेगा ना, कि कितना लोग डिपॉजिट कर रहे हैं। क्या इस पे डिपेंड नहीं करेगा मनी मल्टीप्लायर, बिल्कुल डिपेंड कर। जितना लोग डिपॉजिट करेंगे, जितना लोग लोन लेंगे, उतना मतलब मनी मल्टीप्लायर हमारा इंक्रीज होगा। जितना बैंकिंग हैबिट पीपल्स में इंक्रीज होगी उतना मनी मल्टीप्लायर हमारा इंक्रीज होगा। फिर कह रहे हैं रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो मतलब आप समझ रहे हैं ना कि रिजर्व रिक्वायरमेंट पर, तो रिजर्व रिक्वायरमेंट पर भी हमारा मनी मल्टीप्लायर, तो रिजर्व डिपॉजिट मतलब सीआरआर के जितना बैंक डिपॉजिट करते हैं आरबीआई के पास उस पर तो डिपेंड ही करता है ना मनी मल्टीप्लायर। अगर सीआरआर एसएलआर इंक्रीज हो जाएंगे, आरबीआई इंक्रीज कर देगा, तो लोन अमाउंट जो बैंक दे पाता है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जब उसमें डिक्रीज हो जाएगा तो मनी मल्टीप्लायर हमारा डिक्रीज हो जाएगा। इससे मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता ना तो रट्टा मार लीजिए, तो ये भी हमारा सही है, ठीक है। तो अगर करेंसी पब्लिक ले जाकर बैंक में डिपॉजिट करती है तब भी मनी मल्टीप्लायर जो होगा इंक्रीज होगा। और अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट जो बैंक का है, जो आरबीआई रखती है कि सीआरआर इतने परसेंट रखो, एसएलआर इतने परसेंट रखो, अगर वो डिक्रीज कर दे और इंक्रीज कर दे तब भी इम्पैक्ट पड़ेगा मनी मल्टीप्लायर पर। तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। फिर 119 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। करेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई मतलब
टोटल मनी, आप कह सकते हैं मनी सप्लाई इज इक्वल टू करेंसी विद द पब्लिक ओनली। चाहे वो करेंसी पब्लिक के पास खुद के पास है, मतलब वो खुद अपने पास रखी हुई है, या हो सकता है कि वो करेंसी पब्लिक ने बैंक में डिपॉजिट कर रखा है। तो ये दोनों क्या होंगे आपके पार्ट, मनी सप्लाई के पार्ट होंगे। ठीक है, तो अब हम देखना स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि इट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द मनी मल्टीप्लायर। दैट्स ट्रू। अगर मनी मल्टीप्लायर मतलब डिपॉजिट लेंडिंग डिपॉजिट लेंडिंग डिपॉजिट लेंडिंग इंक्रीज हो रहा है, तो मनी सप्लाई तो इकोनॉमी में इंक्रीज ही होगी ना। तो दैट इज करेक्ट। आप ये याद रखेंगे कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में, क्योंकि मनी, ये डिपॉजिट लेंडिंग डिपॉजिट लेंडिंग डिपॉजिट लेंडिंग, ये मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मनी क्रिएशन करता है इकोनॉमी में, बहुत ज्यादा मनी क्रिएट करता है। जो हाई पावर्ड मनी 10 रुपए 100 रुपए ही आरबीआई ने प्रिंट किया, वो 100 रुपए 1,000 का काम करने लगता है ना। तो ये जो है हमारा, वो मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज करेगा, मतलब मनी मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, या आपको जो फॉर्मूला बताया था वो याद रखिए, मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर इनटू मॉनेटरी बेस। मॉनेटरी बेस मतलब हाई पावर्ड मनी, जितना आरबीआई ने प्रिंट किया है। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर तो मैंने बताई, और मनी सप्लाई मीन्स आप ये कह सकते हैं टोटल क्रिएशन ऑफ द मनी। तो कह रहे फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द मनी मल्टीप्लायर। अगर हम यहाँ पर मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज करते हैं तो मनी सप्लाई तो इंक्रीज होगा ही ना, बिल्कुल इंक्रीज होगा। ठीक है, और मॉनेटरी बेस भी इंक्रीज करते हैं तब भी मनी सप्लाई इंक्रीज होगा ना। तो यहाँ पर हमारा दोनों सही है। मॉनेटरी बेस करें या फिर मनी मल्टीप्लायर करें, दोनों अगर इंक्रीज करते हैं तो मनी सप्लाई तो मनी इकोनॉमी में इंक्रीज ही होगा। तो सी इज करेक्ट। ओके, फिर 119 हो गया, 120 पे चलते हैं। करेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, ओ एम ओ, ओ एम ओ आप कह सकते हैं। तो ये टूल है, ये मॉनेटरी टूल्स है आरबीआई का, जिसके थ्रू आरबीआई बाइंग सेलिंग करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, टू मैनेज द लिक्विडिटी और मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। सिंपल टर्म में याद रखो कि मनी सप्लाई को इकोनॉमी में रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, डिफ्लेशन से फाइट करने के लिए आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बाइंग और सेलिंग करता है। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई बाई करेगा तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास जाएगी और आरबीआई पैसा देगा पब्लिक को, तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में या पब्लिक के पास जो पैसा है वो इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि और अगर आरबीआई सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो वो पैसा मार्केट से ले रहा है, तो मनी सप्लाई मार्केट में डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन सबको टारगेट करता है आरबीआई। ठीक है, तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है। रेपो क्या है, रेपो इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। उसमें क्या करता है गवर्नमेंट, आरबीआई क्या करता है, बैंकों को लोन देता है इन कोलेटरल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, फिर कुछ दिन बाद बैंकों को लोन वापस करना पड़ता है, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई उनको दे देता है, रिटर्न कर देता है ना। तो वहां पर भी तो बाइंग सेलिंग ही हो रही है ना। तो रेपो इज अ वन एग्जांपल ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो अब देखते हैं, कह रहा कि इट चेंजेस द मॉनिटरी बेस। भाई आप ये बताओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है जिसमें बाइंग सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की होती है, तो उसमें मॉनिटरी बेस चेंज होता ही होता है ना। मॉनिटरी बेस विल बी चेंज, क्योंकि करेंसी जो विद पब्लिक थी, करेंसी विद द पब्लिक विल ट्रांसफर टू द आरबीआई। ओके, तो इट चेंज द मॉनिटरी बेस। 1 मिनट, बाहर से आवाज आ रही है। ओके, वो बहुत सारे कुत्ते भौंकने लगे थे तो उसके लिए मैंने बंद कर दिया था, सॉरी फॉर दैट। फिर से ये क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में बताइए। ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में मैंने बोला था कि इट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल ऑफ द आरबीआई टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी थ्रू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, फर्स्ट कह रहा है कि ये चेंज कर देता है मॉनेटरी बेस को, बिल्कुल चेंज कर देगा मॉनेटरी बेस को। अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय कर रही है तो हो सकता है कि वो कुछ मनी प्रिंट करके लोगों को पैसा दे और गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करे। ठीक है, तो उससे लोगों के पास पैसा आ जाएगा, और मॉनेटरी बेस का एक पार्ट होता है करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, तो मॉनेटरी बेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, या आप सीधा कह सकते हैं कि मॉनेटरी बेस इज इक्वल टू द एक्चुअल मनी प्रिंटेड बाय द आरबीआई। तो अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय कर रही है मार्केट मार्केट से, तो उसको लोगों को पैसा भी देना पड़ेगा। तो अगर आरबीआई को पैसा प्रिंट करके देना पड़ रहा है, तो फिर हाई पावर्ड मनी जो ये प्रिंटेड मनी होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब मॉनेटरी बेस इंक्रीज हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। फिर करें इट चेंज द मनी सप्लाई। अगर करेंसी, अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करता है तो पब्लिक के पास मनी जाएगी और मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। फिर करें इट चेंज द मनी मल्टीप्लायर। देखिए, मनी मल्टीप्लायर मैंने जितनी बार बताया था उतनी बार में आप याद रखिए कि मॉनेटरी बेस और मनी सप्लाई
इनसे मनी मल्टीप्लायर नहीं ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो मनी मल्टीप्लायर किससे इफेक्ट होगा? डिपॉजिट लैंडिंग से, डिपॉजिट लैंडिंग से, डिपॉजिट लैंडिंग से। दूसरा, आप सीआरआर एंड एसएलआर से इफेक्ट होगा। तीसरा, आप कह सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन से, कितना लोग अवेयर हैं बैंकिंग सेक्टर से, इससे मनी मल्टीप्लायर पर इफेक्ट जाता है। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर आप टर्म से समझिए ना, मनी कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है खुद से। अगर 100 रुपए आरबीआई ने प्रिंट किया है तो मल्टीप्लाई होकर कितने रुपए का काम कर रही है, दैट्स कॉल्ड द मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, तो वो कब होगा? जब वो रुपया इकोनॉमी में घूमेगा, जब डिपॉजिट लैंडिंग होकर, डिपॉजिट लैंडिंग होकर, डिपॉजिट लैंडिंग होकर कई लोगों के हाथ में जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड इज इनकरेक्ट, 1 एंड 2 आर करेक्ट। नहीं समझ में आएगा मनी मल्टीप्लायर तो बताना, इस पे पूरा मैं लिख के आपको समझाऊंगा, ट्रस्ट कीजिए थोड़ा। ठीक है, तो आप यहाँ मनी मल्टीप्लायर में 3 चीज याद रखिए कि इट इज अफेक्टेड बाय द सीआरआर, एसएलआर, डिपॉजिट लैंडिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल्स। ठीक है, अब और फास्ट चलेंगे भाई। 121 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई का पार्ट क्या नहीं? मनी सप्लाई मैंने बताया था क्या होता है। मनी सप्लाई इज इक्वल टू कॉइन एंड करेंसी विद द पब्लिक। हमारे और आपके पास जो कॉइन एंड करेंसी है वही मनी सप्लाई का पार्ट है। मनी सप्लाई का पार्ट कौन सा नहीं है? कौन सा पार्ट मनी सप्लाई का नहीं होगा? तो वो है आपका 1 मिनट 121 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं ना। हाँ, तो मनी सप्लाई का पार्ट कौन सा नहीं होगा? तो डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक, इट इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। हम देखिए, मनी सप्लाई मैंने बताया कॉइन एंड करेंसी विद द पब्लिक। हमारे पास जो पैसा है कैश में या फिर हमने जो डिपॉजिट कर रखा है वो दोनों मनी सप्लाई का पार्ट होता है। ठीक है, तो फोर्थ इज कह रहे हैं मनी लाइंग विद द सेंट्रल बैंक। जो मनी सेंट्रल बैंक के पास पड़ी है वो मनी सप्लाई की पार्ट कैसे हो सकता है? मैंने कहा कि मनी सप्लाई इज इक्वल टू द करेंसी एंड क्वाइंस विथ दी पब्लिक, मतलब पब्लिक के पास जो कैश में है और जो पब्लिक ने डिपॉजिट कर रखा है अपने अकाउंट में, सेविंग, टर्म डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, वही उतना मनी सप्लाई का पार्ट है बस। और हम कई किसी भी चीज को मनी सप्लाई का पार्ट नहीं लेंगे। हम इंटर बैंक डिपॉजिट को मनी सप्लाई का पार्ट नहीं लेंगे। हम आरबीआई के पास जो मनी पड़ी है उसको मनी सप्लाई का पार्ट नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कहें डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक विद अदर कमर्शियल बैंक, इट इज अ टाइप ऑफ इंटर बैंक डिपॉजिट। ठीक है, तो ये भी मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। ठीक है, फिर कहें मनी लाइंग विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट दैट्स आल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, क्योंकि मनी सप्लाई मीन्स पब्लिक के पास जितना पैसा है। तो ओनली 4 आर करेक्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर 122 देखते हैं, which of the following are part of money supply in the economy। अगेन सेम क्वेश्चन, अगेन सेम कॉन्सेप्ट हमें लगाना है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना है। ठीक है, कह रहे कैश एंड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक, बिल्कुल पब्लिक के पास पैसा है चाहे वो कैश में या उसने कहीं डिपॉजिट रखा है, वो मनी सप्लाई का पार्ट है, तो 1 इज करेक्ट। फिर सेकेंड कह रहे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हेल्ड बाय द पब्लिक। आप एक बात याद रखिए कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है वो पब्लिक मनी नहीं है, दैट इज नॉट अ मनी। और इफ इट इज नॉट अ मनी देन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, फिर क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द पब्लिक, सेम थिंग, नहीं होगा मनी सप्लाई का पार्ट। शेयर हेल्ड बाय द पब्लिक नहीं होगा, तो ओनली 1 आर करेक्ट इन दिस। जो कैश में है, डिपॉजिट में, वही मनी सप्लाई का पार्ट है। जो पब्लिक ने कुछ देकर जो कुछ खरीद लिया वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। ठीक है, अगर पब्लिक ने पैसा देकर बॉन्ड खरीदा, शेयर खरीदा, कोई मशीनरी खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, तो फिर वो करेंसी, जब आप पब्लिक ने बॉन्ड खरीदा और वो कॉर्पोरेट के पास पैसा चला गया, तो फिर वो मनी सप्लाई का पार्ट कैसे हो सकता है ना। या गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में पब्लिक ने इन्वेस्ट किया और अब वो पैसा गवर्नमेंट के पास चला गया, तो भी वो फिर वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ओनली 1 इज करेक्ट इन दिस। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट। ओके, और एक रीजन क्यों इन तीनों को मनी सप्लाई का पार्ट नहीं करते, कहते कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, शेयर हो गया, क्योंकि इनका प्राइस जो होता है वो फ्लैक्चुएट्स होता रहता है ना। किसी शेयर का प्राइस आज 100 रुपए हो सकता है, कल 50 रुपए बचे। ठीक है, तो दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ मनी, दीज आर नॉट अ मनी। ओके, तो ये नहीं, तो ओनली 1 जो मैंने कहा है उतना याद रखें, अपने कॉन्सेप्ट से हटना ही नहीं है। जो शेयर बॉन्ड ये सब मनी सप्लाई का पार्ट नहीं, चाहे पब्लिक हेल्ड करती हो, पब्लिक के पास रखा हो, पब्लिक ने बाय किया हो या ना किया हो, ये मनी सप्लाई के पार्ट नहीं है। ठीक है, जो कॉइन करेंसी पब्लिक के या तो हाथ में है या तो पब्लिक के बैंक अकाउंट में है, वही मनी सप्लाई का पार्ट है। तो 1 इज करेक्ट ओनली दिस। फिर चलते हैं 123 में देखने। 123 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। फिर से वही। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? इट इज अ मॉनेटरी टूल्स यूज्ड बाय द आरबीआई हैं, थ्रू व्हिच आरबीआई रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी थ्रू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। हिंदी वाले
ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जिसको आरबीआई उपयोग करता है जब आरबीआई को मनी सप्लाई जो इकोनॉमी में उसको बढ़ाना या घटाना होता है, और ये उपयोग करता है आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं उनको बाय करके पब्लिक से या फिर सेल करके पब्लिक को। ठीक है, फिर फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन। पहले समझ लेते हैं आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है। देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसमें आरबीआई कहेगा, जैसे रेपो हो गया। रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? रीपर्चेस ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें रीपर्चेस का ऑब्लिगेशन है। अगर आरबीआई ने रेपो में किसी बैंक को की सिक्योरिटीज लेकर, गवर्नमेंट मतलब किसी बैंक की सिक्योरिटीज लेकर उसको लोन दिया है रेपो में, तो फिर वो बैंक ऑब्लिगेशन होता है बैंक का, या गारंटी लेता है कि मैं इतने दिन बाद ये सिक्योरिटी फिर से आकर रीपर्चेस कर लूंगा और आपका लोन रिटर्न कर दूंगा। तो दैट इज कॉल्ड द रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशन। दूसरा होता है आउटराइट। आउटराइट मतलब एक बार गवर्नमेंट आरबीआई ने, सॉरी गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, एक बार आरबीआई ने अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचकर वो पैसा वापस ले लिया मार्केट से, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर दिया, ठीक है, ये या फिर सॉरी या फिर क्या किया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को पब्लिक से बाय कर लिया, तो उसमें ये ऑब्लिगेशन नहीं कि फिर से उसको रिटर्न करना है वो। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, कि एक ही बार बाइंग या सेलिंग होगी बस, उसको रिटर्न करने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि हाँ इतने दिन बाद फिर मैं आपकी सिक्योरिटी वापस कर दूंगा, आप मेरा पैसा वापस कर देना, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कह रहे हैं आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन आर डायरेक्टेड एट इन्फ्लुएंसिंग एंड्यूरिंग लिक्विडिटी। तो इतना ही, आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन बिल्कुल लिक्विडिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज करेक्ट। अगर मान लीजिए आउटराइट ओपन मार्केट क्या है, आप एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आरबीआई क्या करता है कि पब्लिक से कहता है कि आप लोग मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दो और मैं आपको पैसा दे दूंगा। ठीक है, ऑक्शनिंग करेगा आरबीआई, फिर पब्लिक गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को दे देगी और आरबीआई क्या करेगा, पब्लिक को पैसा दे देगा। पब्लिक में मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया, मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज होगा। फिर ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास आ गई, ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन, फिर ये वो नहीं है आरबीआई की, बाद में आरबीआई कहेगा कि देखिए इतने दिन बाद मैं आपकी फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस कर दूंगा, आप पैसा वापस कर देना। नहीं, एक बार आरबीआई के पास आ गया तो आ गया, बस खेल वहीं पे खत्म। और फिर जब ये मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया तो ये लिक्विडिटी ही तो इन्फ्लुएंस किया ना। फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड कह रहा है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट जो फैसिलिटी होती है, एलएफ जो होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, वही मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, रेपो हो गया, रिवर्स रेपो हो गया, एमएसएफ हो गया, एसडीएफ हो गया। These are the tool used by the RBI to adjust the liquidity in the market or in the economy or in the money supply, influence the money supply in the economy। तो उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, आप बोल सकते हैं हमको। ठीक है, रेपो रिवर्स रेपो इन्हीं सबको तो कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ओपन मार्केट ऑपरेशन टारगेट द टेम्परेरी लिक्विडिटी इन द सिस्टम। दैट्स इज करेक्ट, टेम्परेरी लिक्विडिटी को ही टारगेट करते हैं। तो 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, टेम्परेरी मतलब शॉर्ट टर्म या कुछ दिन के लिए लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं। जैसे रेपो हो गया, रिवर्स रेपो हो गया, ये लोग कितने दिन के लिए लोन पर, मतलब आरबीआई कितने दिन के लिए लोन पर पैसा देता है बैंक्स को? 14 दिन के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी ना देता है कि देखिए आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लेटर पर रखकर और हमसे लोन लेकर जाइए 10-15 साल बाद देना, ऐसा तो होता ही नहीं। शॉर्ट टर्म पर ही देता है आरबीआई बैंक्स को पैसा। ठीक है, बाद में फिर बैंक को वो पैसा रिटर्न करके अपनी सिक्योरिटी लेकर जानी होती है। तो जो ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जैसे रेपो रिवर्स रेपो हो गया, जो इनमें ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी को इन्फ्लुएंस किया जाता है उसमें। ठीक है, तो 1 and 2 दोनों आर करेक्ट है इसमें। फिर 124 क्या कह रहा है कि इफ आरबीआई इज पंपिंग मोर मनी इन द इकोनॉमी देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मोर मनी इन द इकोनॉमी, अगर आरबीआई पंप कर रहा है, पंप करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? पंप करने का मतलब कि आरबीआई मनी सप्लाई या आरबीआई क्या कर रहा है कि मनी इंजेक्ट कर रहा है, मनी पब्लिक के पास भेज रहा है किसी भी तरीके से। लोन को इजी कर दिया है, लोन इंटरेस्ट रेट बहुत इजी कर दिया, बहुत कम कर दिया है, जिससे पब्लिक के पास इजिली लोन, पब्लिक को इजिली लोन मिले बैंक से। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन करेगा तो क्या, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मॉनेटरी वेस इज इंक्रीजिंग। कह रहा है कि जब ऐसा होगा तो मॉनेटरी वेस जो लोन जब इजी करेगा पब्लिक के लिए, या मनी जब इंजेक्ट करेगा इकोनॉमी में, तो मॉनेटरी वेस इंक्रीज होगा, बिल्कुल इंक्रीज होगा। मतलब मनी इंजेक्ट करने का आरबीआई का मतलब क्या हुआ? हो सकता है मनी इंजेक्ट करने के लिए आरबीआई प्रिंट कर दे मनी, और जैसे आरबीआई मनी को प्रिंट करेगा और जब पब्लिक को देगा तो वो मनी सप्लाई का पार्ट हो जाएगा और मॉनेटरी बेस भी क्या हो जाएगा आपका, मॉनेटरी बेस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इज करेक्ट।
ओके। फिर कह रहे हैं मनी सप्लाई इज इंक्रीजिंग। अगर आरबीआई ज्यादा पैसा इकोनॉमी में किसी तरीके लोन इजी करके या कैसे भी मान लो ज्यादा पैसा इकोनॉमी में डाल रहा है, तो फिर उससे क्या होगा, मनी सप्लाई तो इंक्रीज ही होगा ना इकोनॉमी में। करेंसी विद पब्लिक, मनी सप्लाई मतलब करेंसी विद पब्लिक, और करेंसी पब्लिक के पास पहुंची तो वो मनी सप्लाई हो गया, और मनी सप्लाई इससे इंक्रीज होगा ही। फिर करें कि मनी मल्टीप्लायर इज इंक्रीजिंग। सोचिए फिर वही पॉइंट आ गया, मनी मल्टीप्लायर मैंने कब कहा था कि इंक्रीज होगा, मनी मल्टीप्लायर तभी इंक्रीज होगा जब डिपॉजिट लैंडिंग होगा, जब पीपुल की अवेयरनेस, लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी बैंक के प्रति, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, सीआरआर एंड एसएलआर कम होगा, ठीक है, तभी मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा। तो ये नहीं होगा। फिर कहें आरबीआई बैलेंस शीट इज इंक्रीजिंग। बैलेंस शीट क्या है, एसेट एंड लायबिलिटी। तो आरबीआई अगर और मनी इंजेक्ट कर रहा है, प्रिंट करके इंजेक्ट कर रहा है, तो फिर आरबीआई की लायबिलिटी साइड इंक्रीज होगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट तो इंक्रीज ही हुआ ना, और लायबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए आरबीआई को एसेट बाय करना पड़ेगा, तो इससे आरबीआई का टोटल बैलेंस शीट इंक्रीज होता है। तो 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, ठीक है। तो 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट इन दिस। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का, और इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे जो फंडामेंटल्स हैं, या तो फिर और कुछ क्वेश्चन करेंगे फिर कॉन्सेप्ट देखेंगे। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल लीड टू इमीडिएट इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मतलब तुरंत मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी इकोनॉमी में। एक बात मुझे और बोलना था कि आप ये याद रखें, चाहे वो रेपो रेट हो, चाहे वो सीआरआर हो, चाहे एसएलआर हो, चाहे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो जिसको एमएसएफ कहते हैं, चाहे एसटीएफ हो, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी हो, ठीक है, चाहे बैंक रेट हो, ठीक है, चाहे कोई भी मतलब इंटरेस्ट रेट हो इकोनॉमी, अगर वो इंक्रीज होता है तो मनी सप्लाई जो होगी वो इकोनॉमी में डिक्रीज होगी। ये आप बिल्कुल सोच लीजिए। और अगर ये सब डिक्रीज होते हैं तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज होगी। हर साल इससे एक क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको बस इतना ही याद रखना है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं, कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल लीड टू इमीडिएट मतलब तुरंत इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई मतलब करेंसी विद द पब्लिक इंक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट कह रहा है कि इंडिविजुअल परचेसिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट। मैंने क्या बताया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये सब मनी सप्लाई के पार्ट नहीं होते, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं बैंक परचेसिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट, दैट्स आल्सो। और बैंक का जो मनी होता है वो मनी सप्लाई का पार्ट होता ही नहीं, जो बैंक का खुद का मनी होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो है ही नहीं, ठीक है। तो 1 एंड 2 दोनों इज इनकरेक्ट इन दिस। फिर देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि बैंक्स परचेसिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक। यहां पर सोचिए, फ्रॉम द पब्लिक इन द सेकेंडरी मार्केट। यहां पर आपका क्या होगा, मनी जो सप्लाई है वो बहुत इमीडिएटली इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि बैंक परचेस कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पब्लिक से बैंक की तरफ जा रही है, और मनी जो हो गया वो बैंक से पब्लिक की तरफ आ रहा है, और मनी सप्लाई इज द करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक। तो यहाँ पर मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन बाई आरबीआई टू कमर्शियल बैंक। भाई आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को पैसा दिया लॉन्ग टर्म रेपो में, या लॉन्ग टर्म रेपो मीन्स क्या होता है, जैसे रेपो रेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 14 दिन के लिए होता है। लॉन्ग टर्म क्या होगा, ज्यादा दिन के लिए, 1 ईयर के लिए हो सकता है आरबीआई लोन देता हो कमर्शियल बैंक को, ठीक है। तो वो सेम ही होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस उसमें पीरियड का ज्यादा पीरियड या ज्यादा टेन्योर होता है उसका, ठीक है। तो अगर आरबीआई का लोन या पैसा आरबीआई से बैंक की तरफ आ रहा है, तो इससे थोड़ी ना मनी सप्लाई पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। जब तक वो बैंक से पैसा पब्लिक के पास नहीं जाता तब तक वो मनी सप्लाई का पार्ट ही नहीं बनेगा। तो ये फोर्थ इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ओनली 3 आर करेक्ट। फिर देखते हैं 126, कह रहा है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होते हैं इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। बिल्कुल मॉनेटरी पॉलिसी टूल से बाइंग सेलिंग करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, जिससे मनी सप्लाई इकोनॉमी में रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कम ज्यादा करते हैं। तो सही है, ठीक है। फिर सेकंड करें कि ओपन मार्केट ऑपरेशन टेक प्लेसेस इन सेकेंडरी मार्केट। देखिए, दे डू टेक प्लेस इन द सेकेंडरी मार्केट। ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई सेकेंडरी मार्केट में ही करता है। सेकेंडरी मार्केट में ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बाइंग सेलिंग करके मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, तो इट इज करेक्ट। फिर कह रहे हैं स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, दैट्स आल्सो करेक्ट। तो 1, 2, 3 इज करेक्ट। अब स्टेरिलाइजेशन देखते हैं, स्टेरिलाइजेशन कहिए या आप, मैं इसको समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे बहुत इजीली। स्टेरिलाइजेशन जब होता है जब आरबीआई, जैसे मान लीजिए
कि क्योंकि देयर इज आप मान लीजिए कि एक्सचेंज रेट होता है ना कुछ हमारा, कि मान लीजिए $1, या फिर आप ऐसे मान लीजिए कि सिंपल मैं और समझाता हूँ कि बहुत ज़्यादा डॉलर आ रहा है इंडिया में, इनफ्लो हो रहा है इंडिया में, बहुत ज़्यादा डॉलर आ रहा है बाहर से। तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, वो सारे डॉलर परचेस करना पड़ेगा, नहीं तो डॉलर की जो कीमत है वो गिर जाएगी अगर ज़्यादा डॉलर हो जाएगा मार्केट में। और जब डॉलर की कीमत अगर गिर गई तो रुपी स्ट्रांग हो जाएगी, तो एक्सपोर्टर के लिए घाटा होगा। ये तो मैं पहले ही बता चुका, अगर नहीं देखा तो आप लास्ट वीडियो देखिए, ठीक है। तो अगर ज़्यादा डॉलर इकोनॉमी में आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, तो आरबीआई को सबको परचेस करना पड़ेगा। और जब आरबीआई डॉलर को परचेस करेगा मार्केट से, तो आरबीआई क्या देगा, उल्टा उनको मनी देगा ना, पैसा तो रिटर्न करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बंदूक लगा के कहेगा कि हाँ भाई डॉलर दे दो बट मैं पैसा तुम्हें नहीं दूंगा, रुपया रिटर्न करके नहीं दूंगा, नहीं। आरबीआई परचेस करेगा और मनी जो है, रुपीज जो है वो देगा रिटर्न में, ठीक है। आप देखिए जब डॉलर बहुत ज्यादा आ गए और आरबीआई परचेस करके डॉलर मनी दे रहा है रिटर्न में, तो मनी सप्लाई क्या हो गई, इकोनॉमी में इंक्रीज हो गई। तो आरबीआई का एक काम और है, वो काम है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है। और अगर मनी सप्लाई मतलब मनी इन द पब्लिक हैंड इंक्रीज हो जाएगी, तो पब्लिक डिमांड करने लगेगा, मुझे ये भी खरीदना है, यूट्यूब पर देखा था, फ्लिपकार्ट पे देखा था, अमेजोन पे देखा था, मीशो पता नहीं कितने कितने होते हैं, तमाम प्रोडक्ट की डिमांड करने लगेगा। अब देखिए, तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज होगी प्रोडक्ट की, तो इन्फ्लेशन भी होगा उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना आरबीआई का काम है। तो आरबीआई क्या करेगा इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में आरबीआई यही सोचेगी कि जितना मैं ये एक्सचेंज करके, डॉलर एक्सचेंज करके पैसा इंजेक्ट कर रहा हूँ इकोनॉमी में, उतना पैसा मैं कुछ ना कुछ करके वापस ले लूँ, जिससे इन्फ्लेशन ना हो इकोनॉमी। तो आरबीआई क्या करेगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करने लगेगा। और जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करेगा आरबीआई, तो फिर ये जितना पैसा यहाँ पर मतलब डॉलर से एक्सचेंज करके पैसे में गया है, वो सारा पैसा आरबीआई खींच लेगा, ठीक है। तो फिर मनी सप्लाई इकोनॉमी में क्या हो रही है, स्टेबल ही रहेगी, और इससे इन्फ्लेशन नहीं होगा, फिर आरबीआई पर पार्लियामेंट के नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये स्टेरिलाइजेशन, ये जो पूरा प्रोग्राम जो साइकिल चला ना, उसको कहते हैं स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। तो ये भी एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। तो 1 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो स्टेरिलाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों, मतलब आउटफ्लो हो गया डॉलर का तब भी ये करना पड़ेगा, और इनफ्लो के भी रीजन से। तो इससे जो मतलब डॉलर के आने जाने से या फॉरेन करेंसीज के आने जाने से जो मनी सप्लाई में चेंजेस आता है, और उसको रेगुलेट करना पड़ता है आरबीआई को, उसको कंट्रोल करना पड़ता है, वही स्टेरिलाइजेशन है। यूपीएससी पूछे ऐसे बोलना, ठीक है। तो डी आर करेक्ट। फिर 127 देखते हैं, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज अ विंडो ऑफ आरबीआई, या आप कह सकते हैं द फैसिलिटी ऑफ आरबीआई प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई थ्रू व्हिच आरबीआई कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो किससे मनी सप्लाई इकोनॉमी में कंट्रोल करता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ, एमएसएफ। एमएसएफ क्या है समझते हैं पहले। देखिए, आपने रेपो सुना होगा और एक रिवर्स रेपो सुना होगा। तो रेपो रेट क्या होता है, इट इज अ रेट अंडर विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक और शेड्यूल कमर्शियल बैंक इन रिटर्न ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज अ कोलेटरल। तो ये रेट है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है जब उनको जरूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म के लिए, और कमर्शियल बैंक से कोलेटरल के तौर पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेता है। और ये यूजुअली 14 डेज के लिए होता है, इतने दिन बाद फिर उस कमर्शियल बैंक को पैसा रिटर्न करके अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले जाना पड़ेगा, और आरबीआई कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। तो उसी इंटरेस्ट रेट को हम कहते हैं रेपो रेट। फिर रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट मतलब बैंक के पास, जैसे एसबीआई हो गया, इसके पास पैसा ज़्यादा हो गया, तो ये क्या करेगा, कोई लोन लेने नहीं आ रहा है और पैसा पड़ा है इसके पास, तो ये करेगा कि ये ले जाकर आरबीआई के पास जमा कर देगा, और आरबीआई से सिक्योर गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेकर आएगा एज अ एविडेंस, एज अ प्रूफ, ठीक है, उतने पैसे की। और आरबीआई को उस डिपॉजिट पे कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एसबीआई को। फिर कुछ दिन बाद वो एसबीआई जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिटर्न करेगा और अपना पैसा लेकर चला आएगा कुछ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो इन दोनों में गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, चाहे रेपो रेट हो चाहे रिवर्स रेपो रेट हो। एमएसएफ क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो क्या होती है, वो स्पेशल टाइप ऑफ रेपो होता है। बट उसमें क्या होता है, आरबीआई या जो आप कह सकते हैं कि जो बैंक्स है ना, उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं वो नेसेसरी नहीं है रखने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होगी वो एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख सकते हैं आरबीआई के पास, और एमएसएफ में
कमर्शियल बैंक लोन ले सकते हैं। मैं इसको बहुत ईजिली आपको समझा सकता था, बट आप अभी इतना ही समझिए। और एसडीएफ क्या होता है? यही रिवर्स रेपो रेट वाला सारा प्रोग्राम विदाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब आरबीआई करेगा तो उसको एसडीएफ कहेंगे, ठीक है। और एमएसएफ मैंने बताया कि यही रेपो वाला सारा गेम, जैसे रेपो में होता है, वो सारा गेम जब आरबीआई बैंक के साथ उनके एसएलआर कोटा की सिक्योरिटीज में करेगा तब उसको हम एमएसएफ कहेंगे। बस इतना ही याद रखो। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का कौन कौन से पार्ट होते हैं? एमएसएफ होगा, एसडीएफ होगा, लॉन्ग टर्म रेपो या रेपो रेट तो होता ही है, और ओवरनाइट रेपो ऑपरेशन। ये सभी पार्ट होते हैं आरबीआई के लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव। फिर 128 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स, ठीक है। अब ये मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स क्या है? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, फिर भी मतलब ये मतलब अभी न्यूज में भी नहीं है और इतना ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता। तो ये जो मैंने अभी आपको पहले स्टेरिलाइजेशन समझाया था ना, तो स्टेरिलाइजेशन के टाइम पर जो आरबीआई बॉन्ड इशू करता है, स्टेरिलाइजेशन के टाइम पे जो आरबीआई बाइंग और सेलिंग जिस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का या बॉन्ड का करता है, उसको हम कहते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड। बस इतना ही। जो स्टेरिलाइजेशन या जो आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ द डॉलर और फॉरेन करेंसी के रीजन से जो मनी सप्लाई में इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है, और उसको जब आरबीआई रेगुलेट करने के लिए जो बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करता है, उसको हम कहते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड। समझ में आ गया? सॉरी, ये 2004 में लॉन्च किया गया था आरबीआई के, और इस पे जो प्रीमियम रेट होगा, जो इंटरेस्ट रेट होगा, वो गवर्नमेंट ही पे करेगी। अब देखते हैं। करेक्ट, दीज आर ट्रेजरी बिल एंड डेटेड सिक्योरिटीज, वही होते हैं। और ये दोनों याद रखना कि ट्रेजरी बिल हो गया या डेटेड सिक्योरिटीज हो गया, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है, दीज बोथ आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट इज करेक्ट। फिर करें आरबीआई इज इम्पावर टू इशू मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड, बिल्कुल इम्पावर्ड है। फिर करें द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन दीज बॉन्ड्स मेड बाय द गवर्नमेंट, बिल्कुल बजटरी रिसोर्स से गवर्नमेंट ही इंटरेस्ट पेमेंट करती है। तो 1 2 3 ऑल आर करेक्ट, ठीक है। और उसमें कुछ नहीं देखना था, वो आप बस उतना ही जानना था, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैश रिजर्व रेशियो, CRR। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? इट इज अ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट। कुछ परसेंटेज होगा, जैसे 100 रुपए जमा किया तो आरबीआई क्या कहेगा कि देखिए 100 रुपए का 4% आप हमारे पास लाकर दोगे हमें, और मैं इस पे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगा। तो यही हो गया आपका CRR। ये कौन से एक्ट के अंडर आरबीआई को पावर है? तो आरबीआई एक्ट 1934 याद रखना, आरबीआई एक्ट 1934 याद रखना, ठीक है। तो ये CRR हो गया। एक मिनट रुकिए, ओके। तो जो मैंने समझाया वो अब समझ में आ गया कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। फिर कह रहे हैं कि अब देखते हैं ऑप्शन, कह रहे हैं इट हेल्प्स इन द सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। दैट्स करेक्ट। आप ये मानिए कि जब कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज होगा, जब CRR मैंने बताया था, चाहे CRR हो, SLR हो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SDF, MSF, ये सब या बैंक रेट, ये सब जब भी इंक्रीज होंगे तब भी मनी सप्लाई इकोनॉमी में डिक्रीज हो जाएगी, और जब ये डिक्रीज होंगे तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगी। ये फंडामेंटल है, आप ये समझ कर रखिए, ठीक है। तो करें कि इट हेल्प्स इन सिक्योरिंग मनी मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, दैट इज करेक्ट। मॉनेटरी स्टेबिलिटी कब होगी? मॉनेटरी स्टेबिलिटी मीन्स क्या? मॉनेटरी स्टेबिलिटी मतलब इकोनॉमी जो है उसमें ना बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है ना डिफ्लेशन है, एक स्टेबल ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी में, ठीक है। दैट इज मॉनेटरी स्टेबिलिटी। तो ये सही है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन मनी सप्लाई से लिंक होता है। फिर करें आरबीआई कैन चेंज द CRR टू एनी लेवल विदाउट एनी फ्लोर और सीलिंग लिमिट, दैट इज करेक्ट। आरबीआई एक्ट यही कहता है, 1934 का जो है, वो कहता है कि आरबीआई चाहे तो CRR 100% कर सकता है और चाहे तो 0% कर सकता है। 100% CRR का मतलब जितना डिपॉजिट आया बैंक्स के पास वो सारा आरबीआई के पास चला जाएगा ना, वही तो 100% CRR हो गया। लेकिन ऐसा कभी आरबीआई करेगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा कर देगा तो फिर कोई बैंक चल ही नहीं पाएगा ना, ना वो लोन दे पाएगा, ना वो अपने कॉस्ट निकाल पाएगा, ठीक है, और ना मनी क्रिएशन होगा इकोनॉमी में। तो ऐसा कभी आरबीआई करता नहीं इन जनरली, और ना करता है ना करेगा ना। तो बट आरबीआई को पावर है कि वो कर सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पर दोनों सही है आपके, ठीक है। बट अगर हम दूसरे इसके जो बात है एसएलआर की बात करें, तो वो हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1949 में दिया गया है आरबीआई को पावर, और एसएलआर आरबीआई 40% से ज़्यादा नहीं कर सकती नेट टाइम एंड डिमांड, जो नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी का ऑफ किसी बैंक के, उसके 40% से ज़्यादा एसएलआर नहीं हो सकता, ठीक है। तो नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट का 40% तक ही एसएलआर हो सकता है, बट सीआरआर कितना हो सकता है, 100% हो सकता है नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट का या टोटल डिपॉजिट का कह सकते हो आप। फिर 130 क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैश रिजर्व रेशियो केप्ट विद द आरबीआई बाई कमर्शियल बैंक्स। जो कैश रिजर्व रेशियो होता है जो आरबीआई के पास रखा जाता है कमर्शियल बैंक के बारे में कह रहे, इट इंश्योर सेफ्टी टू द पब्लिक डिपॉजिट इन द बैंक। बिल्कुल सेफ्टी प्रोवाइड करता है ना, 4% या जितना भी परसेंट है वो आरबीआई के पास रहता है, ज़्यादा सेफ रहता है, तो ये करेक्ट है। फिर कह रहे हैं इट इंश्योर सॉल्वेंसी ऑफ द बैंक। सॉल्वेंसी मीन्स डेली फंक्शनिंग ऑफ द बैंक्स। अगर बैंक्स को कोई प्रॉब्लम होगी तो आरबीआई हो सकता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए बैंक्स में, या लिक्विडिटी क्रंच हो जाए बैंक में, तो आरबीआई सीआरआर का पैसा दे दे या सीआरआर पे इंटरेस्ट दे दे, लेकिन ये जनरली करता नहीं आरबीआई, लेकिन कर सकता है, ठीक है। तो सॉल्वेंसी ऑफ द बैंक मेंटेन करके रखता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि इट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ फंड फॉर द बैंक्स। बिल्कुल कॉस्ट ऑफ द फंड बैंक के लिए इंक्रीज करेगा ही ना। आप सीआरआर जो आरबीआई के पास चला जाता है उस पे ना आरबीआई कोई इंटरेस्ट देता है, लेकिन बैंक को तो डिपॉजिट पे पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ द बैंक्स इंक्रीज होता है। थ्री करेक्ट। फोर्थ कह रहा है बैंक अर्न इंटरेस्ट ऑन सीआरआर। नो, बैंक डू नॉट अर्न इंटरेस्ट ऑन सीआरआर अदर देन द कोई बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाए, तो 4 इज इनकरेक्ट। तो 1 2 3 आर करेक्ट ओनली, ठीक है। 1 2 3 आर करेक्ट, ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके, आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या ट्राई करेंगे कि पूरा 100 तक कर लें। ओके, अभी इतना ही रखते हैं। तो जय हिंद जय भारत, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा।